हेलो हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 22 वेरिएंस का जो टॉपिक है उसको समाप्त करेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ फीचर सिलेक्शन मेथड्स को देखने वाले, लेकिन एक ओवरव्यू होगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज सिलेबस में नहीं है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सिलेबस में है, लेकिन वो अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, तो हम लोग वहां पर उसको कवर करेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एंसेंबल टेक्निक्स को देखने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं नेव बेस की तरफ। और आज की क्लास में अगर समय मिल पाया तो हम लोग MLE दैट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा आज की क्लास का पूरा प्लान है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को बातें क्लियर है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 22 वेरिएंस और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग 22 वेरिएंस को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और एनसेंबल टेक्निक्स, फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स, एनसेंबल टेक्निक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, वी स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट दैट इज योर मॉर्निंग सेटअप द सक्सेस ऑफ योर डे। तो हमारी मॉर्निंग ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। द पॉइंट इज आप चाहे कितने बजे भी उठ रहे हो, आप 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, वो डिपेंड्स ऑन योर डेली रूटीन। हो सकता है आप रात को लेट सोते हो, सुबह देर से उठते हो, दैट्स अप टू यू। लेकिन जब भी आप उठो, यू शुड हैव अ फिक्स रूटीन, और जो आपके एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करे पूरे दिन के लिए। ठीक है, सो जनरली शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या नहीं किया हो, अगर आपका मॉर्निंग थोड़ा खराब हो जाता है ना, तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मेरा मॉर्निंग रूटीन खराब हो जाए, जैसे मैं सुबह अगर जैसे जनरली मैं 6 बजे उठता हूँ और या 5:30 6 बजे करीब, तो अगर मैं किसी दिन लेट हो गया, जैसे मैं अगर 6:30 7 बजे उठा, तो मेरा पूरा दिन पैथेटिक हो जाता है, मतलब क्योंकि मैं मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं कर पाता जो भी मैं फॉलो करता हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, जैसे आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग इफ पॉसिबल लाइक 15-20 मिनट्स आप मेडिटेशन किया करो, दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। लगेगा कि 15 मिनट खराब हो रहे हैं, बट दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन प्रिपरेशन। क्योंकि जो ये गेट एग्जाम की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होती है ना, वो बहुत एग्जॉस्टिव होती है। मतलब आप लोगों को उसके लिए सिर्फ मेहनत की नहीं, आपको उसके लिए पेशेंस की, आपको उसके लिए क्या बोलते हैं, कंट्रोल की, अपने माइंड को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज से एग्जाम क्रैक नहीं होता,
अगर ऐसा होता तो सब रटने वाले या सब रट्टू तोता जिसको बोलते हैं, या जितने बच्चे रटते हैं चीज़ों को या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन सब की रैंक आ जाती है। ऐसा नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ मेहनत काम नहीं आएगी, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, आपके थॉट्स के ऊपर कितना कंट्रोल है, आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल आपने सिलेबस लेट से 80% कंप्लीट किया है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आप अपने ऊपर कंट्रोल अच्छे से कर पाते हो, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत स्टेबल रख पाते हो, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। वहीं कोई स्टूडेंट है जिसने 100% सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपने क्या बोलते हैं, अपने प्रोसेस को स्टेबल नहीं रख पाता, देन इन दैट केस आप वो उस बच्चे की परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छी नहीं होगी, चाहे उसको नॉलेज थोड़ी ज्यादा ही क्यों ना हो। तो थोड़ा इट कैन लाइक, ठीक है, इट कैन लाइक डू इट, ठीक है ना। हाँ, बट मैं सुबह नहीं करता, बाद में करता हूँ। लाइक मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना जिम करता हूँ। जिम मतलब घर पे ही एक सेटअप है छोटा सा, उसी को यूज करता हूँ। ओके ओके, तो देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। बाइस की अगर हम बात करें तो बाइस हम लोगों ने देखा था कि इट वाज एक्चुअली अ प्रॉक्सी टू ट्रेनिंग एरर। इट वाज समथिंग लाइक दिस, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y हैट। उसके बाद दोस्तों हमने कल की क्लास में मीन स्क्वायर एरर देखा था, जो एक्चुअली हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में देखा, जिसके अंदर 22 वाली टर्म भी थी, 22 का स्क्वायर था, वेरिएंस वाली टर्म भी थी, और एक टर्म हमने देखी दोस्तों, दैट वाज एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर, दैट वाज द वेरिएंस ऑफ द नॉइज, राइट। आपको याद होगा ये बात। ये अनकंट्रोलेबल टर्म है और ये कंट्रोलेबल टर्म है। ओके नेक्स्ट, तो अगर हम देखें इसके बाद हमने वेरिएंस का टर्म भी देखा दोस्तों। वेरिएंस का टर्म वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, ये हमने देखा था। इट वाज प्रॉक्सी टू टेस्ट एरर। ओके, नाउ वी हैव सम फिगर्स विद अस। मतलब अगर आपको इतना ध्यान में रहेगा, ये बात ध्यान में रहेगी, ये बात ध्यान में रहेगी, और ये एक फिगर है दोस्तों, मतलब ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। मान लीजिए ये जो ब्लैक डॉट है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। जो ब्लैक डॉट है दोस्तों वो हमें एक्चुअल वैल्यू शो कर रहा है, और जो ग्रीन डॉट्स हैं ये हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं। मान लीजिए ग्रीन डॉट जो है दोस्तों ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, इस केस में क्या सीन है? एनीवन, इस केस में क्या सीन है? इस केस में क्या सीन लग रहा है दोस्तों? अगर हम इस वाले केस की बात करें, हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस। यहां पे क्या है, ये हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं और ये एक्चुअल वैल्यू है। इस केस में क्या लग रहा है, बाइज और वेरिएंस कैसा होगा या कैसा है? बाइज और वेरिएंस कैसा है? तो आप बोलोगे सर यहां पर प्रेडिक्टेड वैल्यूज तो पास पास हैं, मतलब वेरिएंस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है वो एक्चुअल से दूर है, तो आप कहोगे यहां पर लार्ज बायस एंड लो वेरिएंस। ग्रेट, व्हाट अबाउट दिस दोस्तों, इस केस में क्या सीन लग रहा है? इस वाले में, इस वाले केस में क्या सीन लग रहा है दोस्तों? यहां पर आप कहोगे सर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो भी स्कैटर्ड है और एक्चुअल से भी दूर है, तो आप कह सकते हो यहां पर हमारा लार्ज बायस है, क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू तो दूर दूर है, वैसे भी एक्चुअल से तो काफी दूर है, तो बायस भी लार्ज है और वेरिएंस भी लार्ज है, क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यूज भी एक दूसरे से काफी दूर दूर है, तो दोनों लार्ज हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इस केस में क्या लग रहा है?
इस केस में क्या लग रहा है? वैसे 22 इसमें स्मॉल तो नहीं लग रहा, बट ठीक ठीक लग रहा है, मतलब इससे थोड़ा कम होगा, बट स्मॉल नहीं कह सकते इसके अंदर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल नहीं कह सकते इसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिगर बनाने में थोड़ी इसने गड़बड़ करी है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट फिर भी अगर हम देखें तो इससे थोड़ा कम है। यहां पर तो 22 बहुत दूर है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत दूर चला गया पॉइंट, मतलब यहां पे चला गया है, यहां पर चले गए पॉइंट्स। यहां पर तो फिर भी थोड़े अंदर ही है, मतलब सर्कल के अंदर है, तो फिर भी आप कह सकते हो लो बायस है। बट पॉइंट्स प्रेडिक्टेड दूर दूर है, तो आप बोलोगे लार्ज वेरिएंस। ठीक है। और लास्ट वाला दोस्तों अगर हम ये वाला देखें तो इसका क्या होगा? आप इसमें अगर देखोगे तो इसको बोलोगे सर दिस इज एक्चुअली लो बायस, क्योंकि तो बिल्कुल ही करीब करीब आ गए हैं, एंड लो वेरिएंस। तो इस टाइप का हो सकता है कोई बात आपसे पूछे पिक्टोरियली। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। पिक्टोरियली ये बात समझाने के लिए मैंने ये फिगर का इस्तेमाल किया है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। हो गया ना ये? नेक्स्ट, ये वाला फिगर हमने कल भी देखा था दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा कि ये हमारा एक्चुअल एरर है, मीन स्क्वायर एरर जिसको हम कहते हैं। ये हमारा बायस है दोस्तों, बायस का स्क्वायर। तो आप देखोगे यार जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है बायस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है वेरिएंस इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज योर वेरिएंस। मीन स्क्वायर एरर क्या होता है आपको पता है, बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस स्क्वायर प्लस द नॉइज। ठीक है। और आप कह सकते हो कि जहां पर दोनों मिनिमम हो, जहां पे दोनों कम हो, दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। मतलब इतनी ही आपको रखनी चाहिए, बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। ठीक है। और यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों ये वाला जो रीजन है यहां पर अंडर फिटिंग हो रही है, अंडर फिटिंग जोन है, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, बायस ज्यादा है, वेरिएंस कम है। और ओवर फिटिंग जोन यहां पर है, जहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है और वेरिएंस बहुत ज्यादा है लेकिन बायस बहुत कम है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पे भी कोई आपका एक नंबर का सवाल बन सकता है। ठीक है। तो ये चीज आज याद रखिएगा। ये वाला ये तो हमने देख भी लिया था वैसे कल, बट फिर भी मैं ले आया, मतलब स्लाइड में रखा है जस्ट टू शो कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये वही चीज हमने अभी की क्लास में, वैसे तो सभी ने बता दिया इसका आंसर, बट ठीक है इट्स इंपॉर्टेंट और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अंडर फिटिंग जोन, ओवर फिटिंग जोन, बेस्ट फिटिंग जोन, ठीक है, ये हमारे लिए होगा। ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर है। आप देख सकते हो यहाँ पर एरर और मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी का प्लॉट है, एरर और मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी का प्लॉट है। चलिए, तो ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली दोस्तों। नाउ यहां पर अब जो भी मैं अब कराने वाला हूं आपको, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भूला भटका कहीं आपको कोई टेस्ट में सवाल या कहीं आपको पेपर में कुछ पूछ लिया जाए, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक्चुअली ये बात हमें सिलेबस में नहीं मेंशन है। सो ओनली फॉर रेफरेंस करके मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्या टेक्निक्स होती हैं। और फीचर सिलेक्शन की एक्चुअली एक और टेक्निक होती है जिसको हम पीसीए कहते हैं, लेकिन वो टेक्निक हम लोग अपने अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर सिलेबस में पार्ट है वो वहां पर देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो फीचर सिलेक्शन के अंदर यहां पर हम 3 टेक्निक पढ़ने वाले हैं, फिल्टर मेथड, एम्बेडेड मेथड और रैपर मेथड। ठीक है। सो फिल्टर मेथड, एम्बेडेड मेथड एंड रैपर मेथड। तो एम्बेडेड मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, वी हैव डन दिस। तो यहां पर ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। सो एम्बेडेड मेथड इज एक्चुअली रेगुलराइजेशन। सो रेगुलराइजेशन का यूज करके जब हम लोग कुछ फीचर्स के बीटास को 0 कर देते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एम्बेडेड मेथड। ठीक है। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वी विल सी दिस, इसको थ्योरी पार्ट में देखेंगे। और रैपर मेथड और फिल्टर मेथड को पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए फीचर सिलेक्शन करना क्यों है।
हमें फीचर सिलेक्शन क्यों करना है? बहुत सिंपल सी बात है, वैसे आपको पता ही है। फीचर सिलेक्शन करने से क्या होता है दोस्तों? ओवरफिटिंग कम होती है, राइट। फीचर सिलेक्शन हम क्यों करते हैं? फीचर सिलेक्शन इसलिए करते हैं जिससे हमें अच्छे फीचर्स मिल जाए और जो इररेलेवेंट फीचर्स हैं वो खत्म हो जाए, जिससे ओवरफिटिंग भी एक तरह से खत्म हो जाती है। सो इट एक्चुअली ट्राई टू रिमूव द ओवरफिटिंग। ठीक है ना। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं दोस्तों, फीचर सिलेक्शन से क्या क्या हो सकता है। हम अपने डायमेंशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब डायमेंशंस कम हो जाएंगे तो बहुत सारी एल्गोरिदम ऐसी है जिसके अंदर हमारी कॉम्प्यूटेशंस भी कम हो जाएंगी, और ऑब्वियसली सभी में कम होगा, लेकिन बहुत सारी एल्गोरिदम ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा ये, जैसे केएनएनस के अंदर हमें डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करनी ही चाहिए, नहीं तो वो कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी में फंस जाता है। तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प टू स्पीड अप द एल्गोरिदम, ठीक है ना। इट विल ऑब्वियसली इंप्रूव द प्रेडिक्शन एक्यूरेसी ऑफ द एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम हो। क्यों? क्योंकि द एल्गोरिदम बिकम मोर जनरलाइज्ड, राइट। एल्गोरिदम बिकम मोर जनरलाइज्ड। हमारी एल्गोरिदम थोड़ी जनरलाइज हो जाती है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली इट विल इंप्रूव द कॉम्प्रिहेंसिविटी ऑफ द लर्निंग रिजल्ट्स, मतलब हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब दे बिकम बेटर। इसका मतलब ये है कि हमारी एल्गोरिदम अच्छी हो जाएगी और वो रिजल्ट्स भी अच्छे जनरेट करेगी, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिविटी मतलब इट विल एक्चुअली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये हमने देखा। बाकी हमने देखा कि एक्चुअली इट रिमूव द ओवरफिटिंग एंड मेक इट मोर जनरलाइज। अब यहां पर सबसे पहले हम रैपर मेथड को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या होता है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं होता क्या है और फिर ये देखते हैं। देखिए रैपर मेथड, देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 डायमेंशंस हैं, ठीक है, 100 डायमेंशंस। तो जनरली मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे होता क्या है ना, जब आप किसी फॉर एग्जाम्पल रिसर्च डोमेन में जाओगे, जब रिसर्च डोमेन में आप जाओगे या जब भी कोई काम करोगे तो हमें पता चल जाता है कि यार जिस भी डेटा पर मैं काम कर रहा हूं उस डेटा में ये कुछ डायमेंशंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। हम किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं कि यार मैंने डेटा कलेक्ट करवाया है फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू हार्ट डिजीज, तो मैं किसी एक्सपर्ट के पास गया, मैंने उससे पूछा कि यार ये कुछ डेटा मैंने कलेक्ट करवाया है और इसके अंदर ये डायमेंशंस हैं, तो वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देगा कि यार ये डायमेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रीडिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी की रीडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो वी एक्चुअली हैव सम आइडिया कि कुछ डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है और बाकी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वी स्टार्ट द एनालिसिस। इसके 3 मेथड्स होते हैं, मैं आपको तीनों बताऊंगा। तो इसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट सम फीचर्स। हम कुछ फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। फीचर सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी एल्गोरिदम पे उसको रन करते हैं। हम अपनी एल्गोरिदम पे उसको रन करते हैं। उसके बाद एल्गोरिदम की ट्रेनिंग कर लेते हैं उन्हीं फीचर्स को लेके, और उसके बाद परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री आ जाती है, आपको लगता है कि यार ये बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसका मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ और मत करो, बढ़िया हो गया काम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू
डू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। आपको कुछ फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ फीचर्स डिलीट करने पड़ेंगे, कुछ ऐड करने पड़ेंगे, कुछ डिलीट करने पड़ेंगे। आइटरेटिव मेथड के माध्यम से हम बेस्ट फीचर्स सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी एक्चुअली फाइंड द फाइनल रिजल्ट कि भाई ये फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी के फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वी स्टार्ट विद सम फीचर्स, एल्गोरिदम की ट्रेनिंग करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ऑब्वियसली आपको लगेगा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है, देन वी एक्चुअली add some new features and remove some features and then we actually move on। तो एक बेसिक सी एल्गोरिदम है जो हमने देखी, लेकिन इसके तीन अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। रैपर मेथड के अंदर हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि हम तीन अलग अलग चीजें कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इट वाज फॉरवर्ड सिलेक्शन, ठीक है, दूसरा है बैकवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड रिजेक्शन, एंड तीसरा है बेस्ट फीचर सिलेक्शन। तो तीनों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। रैपर मेथड, इसके अंदर सबसे पहला है फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड या फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन, फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन। देखिए, जस्ट एक इंट्रो दे रहा हूं आप लोगों को। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। सो वी हैव डी डायमेंशंस। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे पहले किसी एक डायमेंशन को चूज करेंगे, ठीक है, किसी भी एक डायमेंशन को चूज करेंगे। जब हम किसी एक सिंगल डायमेंशन को चूज करेंगे तो हम अपनी एल्गोरिदम को उसी डायमेंशन से ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेक स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या होगा दोस्तों? टेक सिंगल डायमेंशन, train the algorithm, check performance, चेक परफॉर्मेंस एंड देन ये इटरेट करता रहेगा। कैसे करेगा दोस्तों? सबसे पहले पहला डायमेंशन लेगा, अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करेगा और देखेगा कि यार क्या एरर आ रही है हमारी एक्चुअल वाई में और प्रेडिक्टेड वाई में, छोड़ देगा। फिर दूसरा डायमेंशन उठाएगा, फिर दूसरे डायमेंशन को अपनी एल्गोरिदम ट्रेन करेगा और उसके बाद फिर चेक करेगा परफॉर्मेंस। ऐसे करते करते सभी डायमेंशन को एक एक बार उठा के देखेगा और सबसे ट्रेन करेगा एल्गोरिदम और अपनी y और y हैट में डिफरेंस निकालेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 डायमेंशन है तो सबसे पहले पहला डायमेंशन लेगा, उसकी ट्रेनिंग करेगा एल्गोरिदम की, चेक करेगा, फिर पहले डायमेंशन को छोड़ देगा, फिर दूसरे डायमेंशन को चेक करेगा, उसकी ट्रेनिंग करेगा एल्गोरिदम की, चेक करेगा, फिर तीसरे डायमेंशन, ऐसे चौथा डायमेंशन एंड सो। तो एक एक करके सभी डायमेंशन को उसने पिक किया, चेक किया और क्या करेगा दोस्तों, अब सभी डायमेंशंस को उसने एक एक करके चेक कर लिया तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे पहले स्टेप में कौन सा डायमेंशन सबसे बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बताइए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 डायमेंशन है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पहला डायमेंशन उठाया, उससे अपनी एल्गोरिदम को ट्रेन किया और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस चेक करी कि मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई और एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। पहला डायमेंशन छोड़ दिया, उसके बाद दूसरा डायमेंशन उठाया, फिर उसको चेक किया, उसके संग काम किया, फिर तीसरे के संग काम किया, फिर चौथे के संग काम किया, ऐसे सबसे एक एक बार काम किया। तो ऐसा करने पे उसको पता चल जाएगा कि सबसे बढ़िया पहला डायमेंशन कौन सा मुझे उठाना चाहिए। क्या बात सबको समझ में आई? तो यहां से उसको क्या मिल गया दोस्तों, तो देन चूज द फर्स्ट डायमेंशन। आपको बात समझ में आई? ठीक है ना? नहीं, क्रॉस वैलिडेशन का तो चक्कर ही नहीं है भाई। क्रॉस वैलिडेशन में हम सारा डेटा एक साथ देते थे, यहां पर ये डायमेंशंस बाय डायमेंशंस ले रहा है, ठीक है। यहां पर ये फोल्ड नहीं क्रिएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है मैं आपको फिर से अगर समझाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 डायमेंशन है, 1 2 3 4,
और कुछ वाई लेबल्स है। इसने पहले डायमेंशन को लिया, सिर्फ पहले डायमेंशन को, बाकी किसी को नहीं लिया। पहले डायमेंशन को लिया, एल्गोरिदम ट्रेन करी, उसने कुछ मॉडल बना लिया होगा, उस मॉडल से अपने वाई के बीच में गैप निकाल लिया। फिर पहले डायमेंशन को छोड़ दिया, फिर दूसरे डायमेंशन को पकड़ा, दूसरे डायमेंशन से एल्गोरिदम ट्रेन करी, उसके बाद फिर चेक किया वाई हैट और वाई के बीच में गैप, फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे को चेक किया, फिर चौथे को चेक किया, ऐसे करके सबको चेक किया। ऐसा करके उसको पता चला कि भाई पहला डायमेंशन कौन सा चूज करूं मैं। अब चूज कर लेगा कोई भी, जो भी बेस्ट होगा। सो बेस्ट डायमेंशन इज चूजन, जो भी बेस्ट होगा दोस्तों उसको हम चूज कर लेंगे, चूजन एज द फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट डायमेंशन हमने चूज कर लिया। अब उसके बाद यहां पर हमारे पास स्टेप 2 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे हमारा फर्स्ट डायमेंशन तो तैयार है, फर्स्ट डायमेंशन तो तैयार है। अब यहां पर दूसरा डायमेंशन ढूंढने के लिए क्या करेगा दोस्तों, दूसरा डायमेंशन ढूंढने के लिए फिर से सेम बात करेगा कि सबसे पहले मान लीजिए x3 हमारा चूज हो गया, यहां पे x3 आ चुका है मान लीजिए। फिर उसके बाद पहले डायमेंशन को इसके संग डाल देगा और फिर ट्रेन करेगा एल्गोरिदम को, फिर पहला छोड़ देगा, फिर दूसरे वाले को इसके संग डालेगा, फिर ट्रेन करेगा एल्गोरिदम को, चेक करेगा। तो अब तीसरा तो आ चुका है, चौथे को इसके संग डालेगा और ट्रेन करेगा एल्गोरिदम को, पांचवें को इसके संग डालेगा और ट्रेन करेगा एल्गोरिदम को, और फाइंड करेगा कि कौन सा हमें बेस्ट परफॉर्मेंस, कौन सा पेयर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहां पर टेक a single dimension from the data, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम ट्रेन करेगा और उसके बाद दोस्तों हमारी परफॉर्मेंस चेक करेगा। और फिर यहां पे देखेगा कि कौन सा सेकेंड डायमेंशन हमें लेना चाहिए अपने साथ में, पहले वाले के साथ में, जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे। किस किस को समझ में आया जल्दी से बताइए। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स एग्जॉस्टिव, ऑब्वियसली भाई एग्जॉस्टिव तो है ही है, एग्जॉस्टिव तो है ही है, ऑब्वियसली इट्स कंप्यूटेशनली एग्जॉस्टिव। ठीक है ना, किस किस को समझ में आ गया, प्रोसेस क्लियर है। ऐसे करते करते दोस्तों परफॉर्मेंस चेक करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे स्टेप 3 क्या हो जाएगा। अच्छा, पहले को पहले के संग क्यों यूज करेगा यार, जब एक डायमेंशन आ गया, जैसे मान लीजिए थर्ड डायमेंशन आ गया, थर्ड डायमेंशन आ गया, यहां पर ये चूज हो गया है, तो अब थर्ड डायमेंशन फिर से थोड़ी चेक करेगा। अब थर्ड का पेयर फर्स्ट के संग, थर्ड का पेयर सेकंड के संग, थर्ड का फोर्थ के संग, ऐसे पेयर्स क्रिएट करेगा ना, एंड सो। स्टेप 3 ऐसे ही हमारा फर्स्ट डायमेंशन हो गया, आ गया हमारे पास, दूसरा डायमेंशन भी चूज हो गया है, एंड देन वी हैव द थर्ड डायमेंशन। अब हमें बिल्कुल इसी तरह से हम थर्ड डायमेंशन, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम थर्ड डायमेंशन चूज करेंगे, फोर्थ डायमेंशन चूज करेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता है दोस्तों, अगर हमारे पास लेट्स से 50 या 100 डायमेंशन है, तो उसमें जनरली सिर्फ 10 डायमेंशन या 11 डायमेंशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब तो बेकार का डेटा होता है। ठीक है, सो ऐसा करते करते हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिसको हम अपने रिजल्ट्स में दे पाएंगे। सो ऐसा करते करते सिमिलरली choose the third, fourth and fifth dimension, third and so on dimensions. ठीक है ना, and finally we get the best pair. Best combination of dimensions to be chosen. ठीक है ना, फॉर एनालिसिस। ठीक है ना,
अब देखिए क्या है, ये कब रुकेगा? देखिए ऐसा होगा, जनरली ऐसा होता है कि इसमें लेट्स से 7 या 8 डायमेंशन हो गए, उसके बाद अगर हम कोई नया डायमेंशन ऐड कर रहे हैं तो हमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। जैसे कि हमने देखा कि अगर इसमें भी कुछ थ्रेशोल्ड हम लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक नया डायमेंशन ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर डायमेंशन हमने 8 या 9 डायमेंशन ऐड हो गई, पता चल गया कि यार 8 या 9 डायमेंशन बेस्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। नाउ इफ यू ऐड द नेक्स्ट डायमेंशन, अब हम कुछ और डायमेंशन ऐड कर रहे हैं, लाइक 10th डायमेंशन ऐड कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी अवेलेबल है हमारे पास उनमें से 10th डायमेंशन हम ऐड कर करके देख रहे हैं, एंड वी आर फाइंडिंग कि यार ऐड करने से कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दे रही है एल्गोरिदम, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा एरर में, जितना 9th डायमेंशन के साथ था या स्टार्टिंग के 9 डायमेंशन जो भी हमने लिए थे, 9 डायमेंशन के संग जैसा परफॉर्मेंस है, तो उसमें अगर हम कोई नया डायमेंशन ऐड ऑन कर रहे हैं तो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। तो वी कैन हैव सम काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड कि अगर इंप्रूवमेंट हमारा लेट्स से 2% या 5% से ज्यादा का नहीं हो रहा है, देन वी कैन नेग्लेक्ट इट, उसके आगे डायमेंशंस को ऐड करने की जरूरत नहीं है, वील गो विद 9 डायमेंशंस। तो इट इज लाइक दैट। कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव तो है ही है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशंस की टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज फाइनली अगर हमें एक बार लाइक से 10 डायमेंशंस पता चल गए कि यार ये 10 डायमेंशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देन हमारे लिए ओवरऑल डेटा के लिए काफी अच्छा हो जाएगा ना। हमारी एल्गोरिदम सिर्फ उन 10 डायमेंशंस पे ही काम करेगी, हमें वो 100 डायमेंशंस पे काम नहीं करना पड़ेगा कभी भी। सो लाइक दैट। तो ये कब स्टॉप होगा दोस्तों? तो the process will stop when the improvement on adding the dimensions is minimal या इज लेस देन सम थ्रेशोल्ड, डायमेंशन इज लेस देन सम थ्रेशोल्ड, जो भी आप थ्रेशोल्ड चूज करें, 2%, 3%, 5%, जो भी आपको ठीक लगे। प्रोसेस क्लियर है? दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड, ठीक है, फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन, ठीक है ना। ओके, कैन दिस मेथड इंक्लूड द कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस और हायर डिग्री ऑफ एनी डायमेंशन एज अ सिंगल? देखिए वो तो डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, वो तो अब आपके ऊपर और ज्यादा इसको नहीं, इसमें ऐसा कुछ फीचर नहीं है, लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं सर मुझे तो, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि पॉलिनोमियल डायमेंशन हमने क्रिएट किए, तो वो आपके ऊपर है कि आप ऑलरेडी उसमें डायमेंशन क्रिएट करके डाल दो कि हमारे पास x1 x2 x3 x4 है, हमने x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर डाल दिया, फिर x1 x2 x3 x4 इस तरह से प्रोडक्ट भी डाल दिए, तो आपके ऊपर, आप डेटा को पहले से ही मैनिपुलेट करके इस एल्गोरिदम को दोगे तो ये ऑब्वियसली उन मैनिपुलेटेड डायमेंशंस में से भी बेस्ट डायमेंशंस निकाल के लाएगा आपके लिए, ठीक है। सो वो तो आपके ऊपर है कि आपको पहले से ही अपने डेटा को उसमें क्या बोलते हैं, पहले से अपने डेटा को कंप्यूट करके या पहले से अपने डेटा को मॉडिफाई करके इसको देना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। कंप्यूटेशन टाइम्स विल बी वेरी हाई, दैट्स ऑब्वियस। तो अगर कुछ आपको अच्छा करना है तो कंप्यूटेशन तो ज्यादा करनी पड़ेंगी। प्रोसेस क्लियर है कि नहीं, पहले ही बताइए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक डायमेंशन उठाएंगे, सबसे ट्रेनिंग करेंगे, बेस्ट डायमेंशन चूज करेंगे, फिर पहला उठा लिया हमने कोई भी डायमेंशन, जो भी होगा थर्ड फोर्थ जो भी उठाया, पहला डायमेंशन आ गया, उसके बाद हम दूसरा डायमेंशन उठाएंगे, सारे के सारे उठाते चले जाएंगे और पेयर ढूंढेंगे कि भाई बेस्ट पेयर कौन सा है, विच आर द बेस्ट पेयर, कौन सा पेयर बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम थर्ड डायमेंशन उठाएंगे एंड सो ऑन, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, इस तरह से उठाएंगे। ऑब्वियसली कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव होगा एंड हम तब रुकेंगे जब हमारा एरर इंप्रूवमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम होगा। सो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड, ठीक है ना। अगर हम यहां पर देखेंगे तो फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड इज आइटरेटिव मेथड, ये एक आइटरेटिव मेथड है which begins with the empty set of the features, उसमें स्टार्टिंग में कोई फीचर नहीं होता। After each iteration it keep adding on the features and evaluate the performance to check whether it is improving the performance or not। मतलब फीचर ऐड करेगा, देखिएगा परफॉर्मेंस बढ़िया हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तो छोड़ देगा, हो रही है तो उसको इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। सो द प्रोसेस कंटिन्यूज until the addition of new variable or feature does not improve the performance of the model।
आई होप ये बात आप सभी को क्लियर है। डेटा के साथ चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने डेटा चेंज कर दिया तो पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा ना भाई। अगर आपने डेटा अपडेट कर दिया या डेटा चेंज कर दिया, अगर आपने डेटा चेंज कर दिया या डेटा अपडेट कर दिया, देन यू हैव टू डू दिस अगेन। लेकिन एक बात सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ रिसर्च कर, जस्ट एक मतलब इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं और मैं फॉर एग्जाम्पल हार्ट के हेल्थ के ऊपर जो डेटा है मैं उस पर काम कर रहा हूं। मैंने उसमें ऑलरेडी कुछ कंप्यूटेशंस कर ली हैं, मेरे पास 100 डायमेंशन का डेटा था, मुझे पता है कि 10 डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर अली भैया आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि सर ये बताओ, ये मैं काम कर रहा हूं मैं इस डेटा के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कौन से डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कुछ अपना इनपुट दे सकता हूं। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करने की जगह हो सकता है आप उन्हीं डायमेंशन से स्टार्ट करो अपनी एनालिसिस कि ये डायमेंशन तो होने ही चाहिए, क्या बाकी और कोई इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो दिस काइंड ऑफ इनपुट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कंप्यूटेशन जनरली, मतलब इस तरह से हम करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज बैकवर्ड एलिमिनेशन। क्या होता होगा दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड? बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड। तो बैकवर्ड एलिमिनेशन उल्टा होता है। देखो पहले वाले में, पिछले वाले केस में क्या था, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एक एक करके ऐड कर रहे हैं, पहले एक ऐड किया, फिर दूसरा ऐड किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। ये उल्टा होता है। ये क्या करता है, सारे के सारे डायमेंशन से स्टार्ट करता है। लेट्स टेक ऑल द डायमेंशंस, एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं, ठीक है, वी टेक ऑल द डायमेंशंस, take all the dimensions, train the algorithm, ठीक है, ट्रेन द एल्गोरिदम, चेक द परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस चेक करो, ठीक है ना, परफॉर्मेंस चेक करो। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, परफॉर्मेंस चेक करो एकदम बढ़िया से। अब क्या करना है, अब आपको रिमूव करने हैं डायमेंशंस, वहां पे ऐड करने थे या रिमूव करने। अब क्या करो, एक एक करके, पहले एक एक करके सारे डायमेंशंस एक एक करके रिमूव करो, एक एक करके। पहले लास्ट वाला डायमेंशन रिमूव करो, फिर उसको रख लो, फिर उसके सेकंड लास्ट रिमूव करो, फिर उसको रख लो, फिर उसके थर्ड लास्ट रिमूव करो, उसको रख लो, एंड सो ऑन। तो जब भी आप रिमूव करोगे कोई भी डायमेंशन, उसके बाद आप चेक करोगे कि कितना चेंज हो रहा है हमारे एरर में, हमारे एरर में कितना चेंज हो रहा है। सो नाउ सबसे पहले परफॉर्मेंस चेक करो, ये हमारा ये हो गया। नाउ start eliminating dimensions one by one, ठीक है, स्टार्ट एलिमिनेटिंग द डायमेंशंस वन बाय वन। मतलब सबसे पहले आप क्या करो, लेट्स से हमने सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन को रिमूव किया और परफॉर्मेंस को देखा ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, उसको मतलब उड़ा दो, उसको हटा दो, रिमूव कर दो उसको। उसके बाद फिर सेकंड वाले को देखो कि भाई सेकंड वाले से हमारा इंप्रूव, मतलब कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं हो रहा, तो अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसको उड़ा दो, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है ना। सो नाउ स्टार्ट एलिमिनेटिंग डायमेंशंस वन बाय वन एंड चेक the performance of the algorithm at each stage, at each step. Check the performance of the algorithm at each step. If the performance is not changing much, if the change in the performance is less than some threshold, then remove the dimension, else keep it. उसको रिमूव कर दो, नहीं तो उसको आप रख लो, ठीक है ना। आपको क्या लगता है दोनों
मतलब इफ यू आर एबल टू रिलेटेड विद सम डिसीजन ट्री में हमने कुछ पढ़ा था, क्या लगता है आप इन दोनों को किसी एक चीज से रिलेट कर पा रहे हो? हाँ ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट कोई भी एक डायमेंशन आप रिमूव करो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सारे डायमेंशन हमारे पास हैं, पहला वाला रिमूव करो, देखो क्या परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा तो उसको रिमूव कर दो। फिर सेकंड डायमेंशन चेक करो, ज्यादा परफॉर्मेंस में चेंज नहीं हो रहा, हटा दो। थर्ड को चेक करो, हटा दो। फोर्थ को चेक करो, हटा दो, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कर सकते हो। तो इफ यू लुक एट इट, तो ये आपको कैसा लग रहा है? इज इट लाइक पोस्ट प्रूनिंग, ऐसा कुछ है? इज इट लाइक पोस्ट प्रूनिंग, ऐसा कुछ आप कह सकते हो? पोस्ट प्रूनिंग जैसा ये वाला टर्म पोस्ट प्रूनिंग, और वो क्या है? प्री प्रूनिंग, ऐसा कुछ है ना? इफ यू कैन लिक इट, ये पोस्ट प्रूनिंग जैसा कुछ है और ये प्री प्रूनिंग जैसा कुछ है, राइट? इफ यू कैन लिंक इट, ठीक है ना? तो वी स्टार्ट विद ऑल द डायमेंशंस, अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसके बाद एक एक करके रिमूव करेंगे। और जब हम रिमूव करेंगे उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, और अगर परफॉर्मेंस में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो रिमूव करो, अदरवाइज कीप इट। So this is what it is. So backward elimination, इसमें क्या होता है दोस्तों? Backward elimination is also a iterative method, ये भी एक iterative method है, but it is opposite to the forward selection. This technique begins the process by considering all the dimensions, आप सारे के सारे dimensions या features को लीजिए, and remove the लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स। मतलब क्या है? वही आप कैसे फाइंड करोगे लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है? आप रिमूव करके देखो, परफॉर्मेंस में चेंज नहीं हो रहा तो उसको रिमूव कर दो, वही लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, राइट? दिस एलिमिनेशन प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द रिमूविंग द फीचर्स डज नॉट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, ठीक है? ऑब्वियसली ये हो गया, ठीक है? दिस इज द सेकेंड मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दोनों हमने समझ लिए। And the third is the exhaustive feature selection. The exhaustive feature selection. Now this is very, very computationally extensive. Exhaustive feature selection. मतलब ये तो आप कहोगे कि ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, ये तो हम कभी करेंगे ही नहीं, बट थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। आई होप ये दोनों बातें समझ में आ गई दोस्तों, सिंपल से हैं। फॉरवर्ड सिलेक्शन एक एक करके ऐड करते जाओ, देखते जाओ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है तो रखो, नहीं तो हटा दो। और बैकवर्ड एलिमिनेशन में स्टार्ट विद एवरीवन, और धीरे धीरे करके रिमूव करते जाओ, देखो परफॉर्मेंस अगर ज्यादा चेंज नहीं हो रही है तो रिमूव कर दो, अगर बहुत ज्यादा डिप हो रही है तो रखो उसको। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है ना? ओके नहीं, यहाँ पे तो आयुष राय भैया हम लोग, आप अगर समझोगे तो यहां पे हम अगर सोचिए कि मैं यहां पर अगर इसमें बहुत सारे मॉडल्स, मतलब पहले डेटा को पकड़ूं, आप समझ, मतलब आप दोनों चीजों को मिक्स मत करो, क्योंकि अगर आपने मिक्स कर दिया तो हमारी बैंड ही बच जाएगी। क्योंकि उसमें क्या था, जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा या उससे पहले पढ़ा, मैंने उसमें बोला कि हमारे पास अगर कोई डेटा सेट है, उस डेटा सेट को हम ब्रेक कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और उससे हम 10-15 मॉडल क्रिएट करते हैं, राइट? और उन 10-15 मॉडल को हम वाई हैट्स बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट हमारा उन सब का मीन हो जाता है, और फिर वहां पे हम बाइज और वेरिएंस की बात कर रहे थे, राइट? और फिर वहां पे हमने मीन स्क्वायर एरर की बात करी थी। अब सोचिए यहां पर अगर मैंने वो बवाल खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब मैं दो चीजें कर रहा हूं। पहले तो मैंने डायमेंशन एक एक करके सेलेक्ट किया, पहला लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, और उसको भी मैं सबसेट्स क्रिएट कर रहा हूं। मतलब हाइट ऑफ द इंक्रीजिंग कंप्यूटेशंस बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर। तो यहां पर हम कैसे निकाल रहे हैं, मैं ये बात मेंशन कर देता हूं। यहां पर हम सिंगल एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, मतलब सिंगल मॉडल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे पूरा एक डायमेंशन पकड़ के पूरे एल्गोरिथम को दे दूंगा और उससे एक सिंगल मॉडल क्रिएट करूंगा, ठीक है? सिंगल मॉडल की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मॉडल्स क्रिएट करूंगा तो उसके अंदर भी कॉम्प्यूटेशंस इंक्रीज होंगी, तो आई विल नॉट डू दैट, ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है ना? ओके, तो अभी बताता हूँ, एक मिनट सिद्धार्थ भैया अभी आते हैं उसमें। पहले यहाँ पर हम देखें परफॉर्मेंस कैसे चेक हो रही है। तो यहाँ पर हम सिंपल ट्रेनिंग एरर की बात कर रहे हैं। तो हाउ टू चेक द परफॉर्मेंस, मतलब मीन स्क्वायर एरर की बात कर रहे हैं, अगर आप कहो तो सिंपल मीन स्क्वायर एरर की बात कर रहे हैं।
हम परफॉर्मेंस जो चेक कर रहे हैं नॉर्मल मीन स्क्वायर एरर की बात कर रहे हैं। मीन स्क्वायर एरर मतलब वो कल वाला नहीं, बाइज स्क्वायर प्लस वेरियस वाला नहीं, मीन स्क्वायर एरर मतलब ये वाला 1/n समेशन ऑफ yi माइनस yi हैट। सिंगल मॉडल की बात हो रही है यहां पर मैं बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट करके उनका एक्सपेक्टेशन यहां पर नहीं लिखने वाला हूं। सिंगल मॉडल की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके ओके। अब यहां पे बैकवर्ड एलिमिनेशन के अंदर भैया का एक डाउट आया कि अगर हमारे पास दो डायमेंशन है जिसमें सभी के सभी सेम वैल्यूज हैं, जिसमें सभी के सभी सेम वैल्यूज हैं और हमने उसको पूरे अपने एल्गोरिदम को ट्रेन कर लिया होगा, सबके बीटास वगैरह आ गए होंगे, तो आप सोच के देखिए कि अगर हम एक को रिमूव करेंगे तो क्या हमारा एल्गोरिदम चेंज होगा, अफेक्ट होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना, आप ध्यान से समझो इस बात को कि हमारी एल्गोरिदम पहले ट्रेन भी तो होगी ना। जब एल्गोरिदम ट्रेन होगी तो जब दो डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब उनका जो अफेक्ट होगा ऑन द मॉडल, ऑन द जो हमने y जो भी अपना y हैट क्रिएट किया होगा उस पर सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं एक को हटाऊंगा तो हमारे एलिमिनेशन पे, उस डायमेंशन के एलिमिनेशन पे मॉडल का फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द सेकंड डायमेंशन विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तो अगर हम एक को रिमूव करेंगे सेकंड डायमेंशन विल टेक केयर ऑफ इट, तो इसका मतलब दैट विल हैंडल इट, इस केस में हैंडल हो जाएगा। अब अगर हम एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं से कहता हूं कि हमारे पास वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ डायमेंशंस इज इक्वल टू 1, तो वी स्टार्ट विद लाइक दिस, नंबर ऑफ डायमेंशंस हमें 1 लेने हैं। ठीक है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ वन डायमेंशन वी कैन क्रिएट दोस्तों। मान लीजिए आप सकते नंबर ऑफ डायमेंशंस हमें 2 रखने, नंबर ऑफ डायमेंशंस मुझे 3 रखने हैं, नंबर ऑफ डायमेंशंस मुझे 4 रखने हैं, नंबर ऑफ डायमेंशंस मुझे 5 रखने हैं। व्हाट डू यू थिंक यहां पर कितने डायमेंशंस क्रिएट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर DC1, राइट, आप लोगों ने अपना मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ है, DC1 या जगह DC2 या जगह DC3 DC4 DC5, इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, राइट। मतलब अगर आप DC1 की बात करें तो वो D के बराबर होगा, मतलब हमारे पास सिंगल डायमेंशन के वी हैव D कॉम्बिनेशंस। DC2 मतलब अगर 2 डायमेंशन हमें लेने हैं तो DC2 हमारे पास कॉम्बिनेशंस होंगे, DC3 DC4 DC5 एंड सो ऑन, इतने सारे कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे हमारे पास। अब ये कहता है कि भाई सबसे पहले सभी को चेक करना है। अब हमें क्या, ये पागलों वाला काम नहीं है, बिल्कुल पागल हो गया ये एक तरह से। दिस इज लाइक एकदम से आप कह सकते हो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, हमें ये नहीं पता कि कितने डायमेंशंस रखने हैं, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और D डायमेंशन है तो हम हर एक डायमेंशन को चेक करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस चेक कर ली, उसके बाद 2 का पेयर क्रिएट किया, कितने पेयर बन जाएंगे, DC2 DC3 पेयर बन जाएंगे, DC4 कॉम्बिनेशन, DC5 कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सब पर एल्गोरिदम को ट्रेन करो और फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करो। इस तरह से आप कुछ कह सकते हो, इट्स लाइक वेरी एग्जॉस्टिव। क्या बात समझ में आई, पहले तो ये बताइए। एंड सो ऑन, ठीक है, तो इट्स लाइक वेरी एग्जॉस्टिव। क्या बात समझ में आई, मतलब इट्स लाइक बिल्कुल ही मतलब एक तरह से काफी बेकार एल्गोरिथम, मतलब काफी बेकार टेक्निक है, बट जो बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा क्या वो यहीं से मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। मतलब ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा ऑफ द डायमेंशंस वो आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम यहां पर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक कर रहे हैं, यहां पर हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर मेरे पास 100 डायमेंशंस हैं तो मैं फॉर एग्जांपल, वैसे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, जैसे 10 या 11 का कॉम्बिनेशन, अगर 10 या 11 के कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरे एरर में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बट दिस विल गिव अस द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बट इट इज आइडियल नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है ना। सो क्या समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस, मैंने क्या बताया।
we create all the possible combinations and then check performance of all. Check performance of all on the data, sorry, performance of algorithm performance of all combinations using the algorithm and find the best combination. इसमें भी वही होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 100 डायमेंशन तो आपको 100 तक जाना है, नहीं, 10 या 11 के बाद आपको लगेगा कि यार अब ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है परफॉर्मेंस में, तो यहां पे रुक जाते हैं और बेस्ट फाइंड कर लेते हैं. तो फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन. फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन. बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इट्स आइडियल केस. और ये कह सकते हैं कि यही हमें बेस्ट रिजल्ट देगा. रिजल्ट तो बेस्ट यही देगा, बट इट्स आइडियल केस. This will give the best results, but it's an ideal situation. But practically not possible. ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज व्हाट इट इज. तो यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया वही चीज यहां पर लिखी हुई है. एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन. एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन में क्या होता है, एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर. बेस्ट है लेकिन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है. तो वन ऑफ द बेस्ट फीचर सिलेक्शन मेथड्स विच इवैल्यूएट्स ईच फीचर सेट एज अ ब्रूट फोर्स. मतलब भाई जितने पॉसिबल फीचर सेट्स हैं सबको चेक करेगा ये जो मैंने आपको बताया. इट मीन्स दैट दिस मेथड ट्राइज एंड मेक ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स एंड रिटर्न द बेस्ट परफॉर्मेंस फीचर सेट. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई है दोस्तों. क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आई है? सो दिस इज एक्चुअली द रैपर मेथड्स, फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड एलिमिनेशन एंड एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन. ठीक है ना. तो बेस्ट रिजल्ट आपको यही देगा, बट इट्स वेरी वेरी लेंदी. ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है दोस्तों. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीचर्स है हमारे पास, हम एक उसमें सेट्स, जो भी फीचर सेट है हमें लगता है कि यार ये फीचर सेट होना चाहिए, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, एल्गोरिदम पे काम कराएंगे और फिर परफॉर्मेंस एल्गोरिदम का देखेंगे. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द रैपर मेथड. सिंपल सा है, आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट इज, पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. हियर सिलेक्शन ऑफ द फीचर इज डन बाय कंसीडरिंग इट एज अ सर्च प्रॉब्लम. हमें बेस्ट फीचर सर्च करना है, तो कंसीडरिंग इट एज अ सर्च प्रॉब्लम इन विच द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर मेड एंड इवैल्यूएटेड. आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हो, एल्गोरिदम के ऊपर ट्रेन करते हो, फिर उसका परफॉर्मेंस देखते हो. ठीक है ना, एंड कंपेयर्ड विद अदर कॉम्बिनेशंस. ठीक है ना. ओके, बट दे आर एक्चुअली कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव. जो हम लोगों ने पहले ही एक दो भैया लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि सर कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव लग रहा है. बिल्कुल सही बात है, इट इज ऑब्वियसली कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव. सो नाउ द नेक्स्ट इज द फिल्टर मेथड. फिल्टर मेथड, तो यहां पर एल्गोरिदम को पहले इंक्लूड नहीं करते, एल्गोरिदम को बाद में इंक्लूड किया जाता है. मतलब पिछले वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, पहले फीचर्स को देख ले रहे थे, रैंडमली फीचर्स आ गए हमारे पास, एल्गोरिदम पे ट्रेन किया, परफॉर्मेंस देखी और बताया कि यार ये फीचर इंपॉर्टेंट है या नहीं है. यहां पर हम एल्गोरिदम को बाद में इंक्लूड करते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं. सो इन फिल्टर मेथड वी डू सम मैथमेटिक्स.
फिल्टर मेथड में हम कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं। एल्गोरिदम को यूज करने से पहले हम पहले ही कुछ कुछ काम कर लेते हैं, पहले ही हम कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए, तो बहुत सिंपल है। हमें करना क्या है, फाइनली हमारा टास्क है, हमारा जो वाई है, जो हमारा लेबल है, उसको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, जो डायमेंशंस लेबल या वाई वैल्यूज के साथ ज्यादा कोरिलेटेड हैं, जो डायमेंशंस हमारे वाई वैल्यूज के साथ ज्यादा कोरिलेटेड हैं, हमें उन्हीं डायमेंशंस को तो यूज करना है। अगर कोई डायमेंशन वाई वैल्यूज के संग कोरिलेटेड ही नहीं है, कोरिलेटेड मतलब उसका कोई क्या बोल डिपेंडेंसी नहीं है, कोरिलेशन मतलब डिपेंडेंस आप कह सकते हो। ठीक है ना, इफ टू रैंडम वेरिएबल्स और टू नंबर सीरीज आर कोरिलेटेड, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है कैसे ना कैसे करके। तो हमें तो फाइनली वही करना है ना, हमें वाई वैल्यूज को डायमेंशंस के टर्म्स में लिखना है, एक मॉडल क्रिएट करना है। तो जो डायमेंशंस वाई वैल्यूज के संग ज्यादा कोरिलेटेड हैं, वही डायमेंशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कोरिलेटेड नहीं है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं एंड वी एक्चुअली फाइंड आउट कौन कौन से डायमेंशंस हमारी वाई वैल्यू के संग कोरिलेटेड है। जो कोरिलेटेड होंगे हम वो डायमेंशंस को एज अ इंपॉर्टेंट फीचर मान लेंगे, और जो कोरिलेटेड नहीं होंगे उनको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, एंड देन वी लर्न अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करके परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। सो ये एक सिंपल सा तरीका है, जहां पर ऑब्वियसली लग रहा है कि ये लेस कंप्यूटेशनली मतलब एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि पिछले वाले केस में हमें डायमेंशन सेलेक्ट करके एल्गोरिथम पे रन करना है, फिर एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस देखनी है। यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा फिल्टरिंग करनी है। सो हियर द डायमेंशंस आर फिल्टर्ड आउट। कैसे कैसे करते हैं दोस्तों फिल्टर आउट? सो इफ द डायमेंशन, या ऐसा करते हैं दोस्तों, वी एक्चुअली कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द वाई एंड द डायमेंशंस इंडिविजुअली, एक एक करके। द डायमेंशंस विच आर हाईली कोरिलेटेड, हाईली कोरिलेटेड कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों? डायमेंशन जो हाईली या आर कोरिलेटेड कर देता हूं मैं, द डायमेंशन विच आर कोरिलेटेड, जो डायमेंशंस कोरिलेटेड होते हैं दोस्तों उसको हम कैसे चेक करते हैं? याद है आप लोगों को मैंने बताया था शायद, या पुनीत सर ने पढ़ाया ही होगा कोरिलेशन। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स कह सकते हो, कोरिलेशन मैट्रिक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कुछ होता है ना दोस्तों, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए जब वो कोरिलेटेड हो, और अनकोरिलेटेड है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, कोई बस इतना बताइए। नहीं नहीं, वीआईएफ तो अलग चीज है, अब वीआईएफ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान होगा +-1, राइट, +-1। अगर +-1 के आसपास है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देन वो कोरिलेटेड है। अगर वो 0 के आसपास है तो इसका मतलब वो अनकोरिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, ओके। सो क्या यहां पे वीआईएफ का यूज कर सकते हैं क्या? वीआईएफ का यूज कर सकते हैं क्या? वीआईएफ जो हमने पढ़ा था, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, तो विच आर कोरिलेटेड, द डायमेंशन विच आर कोरिलेटेड विद वाई आर इंपॉर्टेंट
नहीं, VIF तो आपको मल्टी कोलिनियरिटी के लिए होता है, जहां पर एक डायमेंशन का दूसरे पे डिपेंडेंस देखते हैं हम लोग, जहां पर एक डायमेंशन का दूसरे पे डिपेंडेंस देखते हैं। यहां पर हमें y का डायमेंशन पे डिपेंडेंस देखनी है, तो यहां पे कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, VIF से काम नहीं चलेगा। VIF में हम एक डायमेंशन का दूसरे डायमेंशन पे डिपेंडेंस देखते हैं, तो वो यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई है। तो फिल्टरिंग करते हैं दोस्तों, हम लोग फिल्टरिंग करते हैं, here the dimensions are filtered out। फिल्टरिंग कैसे करते हैं? कोरिलेशन के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना। वी कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द y एंड द डायमेंशंस विच आर कोरिलेटेड विद y आर इंपॉर्टेंट एंड रेस्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, ग्रेट। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन फिल्टर मेथड द फीचर्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वही है जो मैंने आपको बताया, स्टैटिस्टिक मेजर्स मतलब वही कोरिलेशन, राइट। स्टैटिस्टिकल मेजर है ना कोरिलेशन, राइट। तो दिस मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन द लर्निंग एल्गोरिथम। उसको एल्गोरिथम से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले वाला जो केस था वो एल्गोरिथम पे डिपेंड कर रहा था। हो सकता है कि कुछ डायमेंशंस KNN के लिए इंपॉर्टेंट हो, कुछ लीनियर रिग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है जो डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन में बढ़िया काम कर रहे हैं वो KNN में बढ़िया काम ना करें, तो वो एल्गोरिथम डिपेंडेंट था पिछला वाला केस। सो दिस मेथड एक्चुअली डू नॉट डिपेंड ऑन द लर्निंग एल्गोरिथम, और यहां पर प्री प्रोसेसिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्री प्रोसेसिंग हम पहले ही कर लेते हैं और फीचर्स को फाइंड करके हम छोड़ देते हैं। एक्चुअली वी फाइंड द फीचर्स विच आर हैविंग मैक्सिमम कोरिलेशन विद द आउटपुट ऑफ द लेबल। हम वो फीचर्स फाइंड कर रहे हैं जिनका बढ़िया कोरिलेशन है विद द आउटपुट और द लेबल, ठीक है ना। द फिल्टर मेथड फिल्टर्स आउट द इररेलेवेंट फीचर्स एंड रिडंडेंट कॉलम्स फ्रॉम द मॉडल बाय यूजिंग द डिफरेंट मैट्रिक्स थ्रू रैंकिंग। मतलब वही आपको एक तरह से सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स मतलब सिंपल हमारे लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है ना, ओके। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फिल्टर मेथड इज, मतलब आपको समझ में आ गया है कि भाई ये सबसे बढ़िया मेथड लग रहा है, देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटेशन बहुत कम लेगा, ठीक है। आपको बार बार एल्गोरिथम पे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही कोरिलेशन निकाल लो सबके संग, और जो जिनका कोरिलेशन एक थ्रेशोल्ड से बड़ा है उनको रखो, जिनका कोरिलेशन एक थ्रेशोल्ड से कम है उसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे कोरिलेशन किसके बीच में निकालना है दोस्तों? यहाँ पे कोरिलेशन निकालना है दोस्तों हमें y और डायमेंशन के बीच में। तो एक थ्रेशोल्ड हम सेट कर सकते हैं कि जो जिनका कोरिलेशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है उसको रखिए, जिनका कोरिलेशन थ्रेशोल्ड से कम है उसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। तो कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक, क्या ये अच्छा परफॉर्म देगा? मतलब क्या ये रैपर मेथड जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? क्या ये रैपर मेथड जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि ऐसा हो सकता है कि कुछ डायमेंशंस, देखो एल्गोरिथम पे डिपेंड करेगा सब कुछ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ डायमेंशंस के केस में कुछ एल्गोरिथम्स के केस में कुछ डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हो और वही डायमेंशंस दूसरी एल्गोरिथम में इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा हो सकता है। दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो ये तो एल्गोरिथम को अपनी पिक्चर में नहीं ले रहा, ये तो पहले ही फिल्टर आउट कर देता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डायमेंशंस जो हमारे एल्गोरिथम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एल्गोरिथम जो हैं वो y और डायमेंशंस की कोलिनियरिटी को यूज नहीं करते, ठीक है ना, के कोरिलेशन को यूज नहीं करते। बहुत सारी डायमेंशंस ऐसी भी होती हैं जो हमारे एल्गोरिथम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसका मतलब ये ठीक है, इट्स अ फेयर इनफ एल्गोरिथम बट नॉट एज गुड एज द लास्ट वन। Not as good as wrapper algorithm, ठीक है ना, ओके। एंड द नेक्स्ट इज द एम्बेडेड मेथड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये बेस्ट होती हैं, दीज आर द बेस्ट वंस, क्योंकि एल्गोरिथम अपने आप ही डायमेंशंस को हटा देती है। ये बेस्ट एल्गोरिथम या बेस्ट मेथड होते हैं दोस्तों, ये बेस्ट मेथड होते हैं जहां पर एल्गोरिथम अपने आप ही डायमेंशंस को रिमूव कर देती है। इसमें दो आते हैं, मैं रैंडम फॉरेस्ट आज हम पढ़ेंगे, तो रैंडम फॉरेस्ट भी इसका एक एग्जांपल है, और हमारा रिज हमने पढ़ा हुआ ही है। सो रेगुलराइजेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट।
क्योंकि इसमें अपने आप ही एल्गोरिदम ही अपने आप डायमेंशंस को रिमूव कर देती है, उनके बीटास को जीरो कर देती है, या उनके वर्किंग को या उनके इफेक्ट को खत्म कर देती है। सो ये बेस्ट होती है दोस्तों। द अबव मेथड्स आर यूज्ड व्हेन द डेटा सेट इज स्मॉल। जो हमने अभी पढ़ी थी दोस्तों, जो हमने ये दोनों एल्गोरिदम पढ़ी थी, फिल्टर मेथड और रैपर मेथड, ये छोटे डेटा सेट में तो बढ़िया काम करते हैं, वर्क वेल इन स्मॉल डेटा सेट। क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्यूटर, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव है, ये भी ठीक ठाक एक्सटेंसिव तो है क्योंकि, और इसमें एक प्रॉब्लम भी थी फिल्टर मेथड में, ठीक है कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव तो नहीं है, लेकिन ये एल्गोरिदम को अपनी एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करता, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। सो प्रॉब्लम क्या थी वो लिख देते हैं। रैपर मेथड में इट इज कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव, और फिल्टर मेथड में इट इज लेस कंप्यूटेशंस, बट एल्गोरिदम को ये इंक्लूड नहीं करती अपने एनालिसिस में। तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो जाती है। तो बेस्ट जो मेथड है दोस्तों वो एम्बेडेड मेथड है, ठीक है। तो बेस्ट इज एम्बेडेड मेथड। तो कभी कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, बेस्ट इज एम्बेडेड मेथड। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो रेगुलराइजेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट, सो दीज मेथड्स आर आल्सो आइटरेटिव। ये आइटरेटिव कैसे हैं कोई बता सकता है? देखो हमने रेगुलराइजेशन पढ़ा हुआ है, तो अगर आपके पास डेटा थोड़ा कम हो, छोटा स्टेप का डेटा है, स्टेप साइज सॉरी आपका जो डेटा साइज है जिसमें डायमेंशन थोड़े कम है, लेट्स से 50 डायमेंशन है या 60 डायमेंशन है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मान लीजिए 1000 डायमेंशन है, 500 डायमेंशन है, तो इन दैट केसेस हमें रैपर मेथड यूज करने में तो बैंड बच सकती है हमारी, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस हो जाएंगे कैलकुलेशंस करने के लिए। कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम्स अच्छे हैं तो आप कर सकते हो, इट्स ओके। बट हाउ कैन यू से दैट रेगुलराइजेशन इज आइटरेटिव मेथड दोस्तों? एनीवन लिखा हुआ है यहां पर। तो दीज मेथड्स आर आल्सो आइटरेटिव। अब रेगुलराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, रिज रिग्रेशन। आइटरेटिव कैसे था? कैसे आइटरेटिव था दोस्तों वो? सीवी, हाँ, लेमडा को फाइंड करना है ना वहां पे। आप देखिए हमें, जैसे अगर हम बात करें रिज रिग्रेशन के अंदर एक हाइपर पैरामीटर है लेमडा, लेकिन ऐसा लीनियर रिग्रेशन में नहीं है। लीनियर रिग्रेशन में कोई हाइपर पैरामीटर नहीं है, वहां पे तो डायरेक्टली आप बीटा निकाल सकते हो, उसमें कोई आइटरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिज रिग्रेशन या रेगुलराइजेशन के अंदर आपको लेमडा निकालना होता है। तो बेस्ट लेमडा फाइंड करने के लिए आपको आइटरेशंस करनी पड़ेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सारे लेमडास लेने पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू फाइंड द बेस्ट लेमडा। सो लेमडा फाइंड करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आइटरेशन अगर हम बोले टू फाइंड द बेस्ट लेमडा, ठीक है। सो विच इवैल्यूएट्स ईच आइटरेशन एंड ऑप्टिमली फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। भाई हमें लेमडा चेंज करते जाएंगे, तो लेमडा चेंज करने पर कुछ बीटा जीरो होंगे, कुछ नॉन जीरो होंगे, और ऑटोमेटिकली कुछ डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और कुछ डायमेंशन अपने आप कट जाएंगी, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। ओके, सो दैट कॉन्ट्रीब्यूट द मेस्ट टू द ट्रेनिंग इन द पर्टिकुलर आइटरेशन। तो ठीक है, हम लेमडा चेंज करेंगे जिससे हमारी रेगुलराइजेशन होगी। जो लेमडा हमें सूट करेगा वो हम अपने आप चूज कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली कुछ बीटास जीरो हो जाएंगे तो डायमेंशन खत्म हो जाएंगे, और कुछ बीटास जो है वो बढ़िया से काम करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। दिस इज द बेस्ट एल्गोरिथम जो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें थी दोस्तों, हम लोगों ने तीनों पढ़े, फिल्टर मेथड, रैपर मेथड एंड एम्बेडेड मेथड। थोड़ा इंट्रो दिया मैंने आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए, इतना काफी है, जस्ट फॉर नीड टू नो बेसिस, राइट। चलिए, so now let's see what is ensemble
लर्निंग। सो ये भी एक तरह से दोस्तों इट इज ओनली फॉर रेफरेंस ओनली, ओवरव्यू चाहिए बस, हमें सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाते। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बैगिंग और बूस्टिंग क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछा जा सकता है अगर मान लीजिए कोई सवाल आता है तो एंसेंबल लर्निंग के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि एंसेंबल लर्निंग का केस ये होता है दोस्तों कि हमें एक सिंगल मॉडल नहीं क्रिएट करना चाहिए अपने डेटा से, क्योंकि सिंगल मॉडल में बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम एक से ज्यादा मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं बाय एक्चुअली क्रिएटिंग द सबसेट ऑफ द डेटा, और फिर उन सब के रिजल्ट्स को कंबाइन करके वी कैन डू द फाइनल प्रेडिक्शंस। तो एंसेंबल लर्निंग क्या होता है दोस्तों? एंसेंबल लर्निंग इज द मेथड where a single model is not created, where a single model is not created, rather from subsets of data we create many models, and final decision is taken by, तो देखिए मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई डेटा है, हमने डेटा से बहुत सारे सबसेट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है ना, बहुत सारे सबसेट्स क्रिएट कर लिए, सबसेट नंबर 1, सबसेट नंबर 2, सबसेट नंबर 3, ठीक है। और यहां पर हमने सभी से कुछ ना कुछ मॉडल्स बनाए। अब जरूरी नहीं कि आप सभी को सेम मॉडल बनाओ, हो सकता है यहां पे आपने लीनियर रिग्रेशन यूज किया हो, यहां पर आपने डिसीजन ट्री यूज किया हो, यहां पर आपने KNN यूज किया हो, यहां पर आपने न्यूरल नेटवर्क यूज किया हो, या जो भी आपने करे, जो भी आपके पास, जैसे लीनियर रिग्रेशन ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। और दोस्तों अब क्या करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाएगा? अब हमारे पास 4-5 लोग आ गए और ये y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसे अब तो मॉडल्स क्रिएट कर लिए, लेकिन अगर हम टेस्टिंग की बात करेंगे, टेस्टिंग की, तो जब हम इसको, अपने पास कोई टेस्ट पॉइंट आएगा तो इसको सबको दे देंगे अपना x का वैल्यू, और फिर टेस्ट कैसे किया जाएगा दोस्तों? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आप बोलोगे ये चीज तो हमें पहले भी आती है, ये चीज हम पहले से करते आए हैं, तो टेस्टिंग कैसे की जाएगी? इन सब के रिजल्ट्स को चेक किया जाएगा, इन सब के रिजल्ट्स को चेक किया जाएगा, और फाइनल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? फाइनल y हैट निकाला जाएगा एवरेज ऑफ ऑल y हैट, ठीक है, इन केस ऑफ रिग्रेशन, इन केस ऑफ रिग्रेशन। और फाइनल y हैट कैसे निकाला जाएगा? दैट इज बाय मेजॉरिटी वोटिंग। इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के केस में कुछ इस तरह से हम करेंगे, ठीक है ना, या तो हम एवरेज ले लेंगे या फिर हम मैक्सिमम वोटिंग के माध्यम से इसको देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, सो आई होप यहां तक आप सभी लोग कर पा रहे हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। सो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं दोस्तों व्हाट इज एंसेंबल लर्निंग, क्या चीज है ये। सो डोंट कंसल्ट ओनली वन एक्सपर्ट, आप एक मॉडल पे डिपेंड मत करो,
बट कंसल्ट मेनी एक्सपर्ट्स बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो आप बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट करो बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। और इससे क्या होगा दोस्तों, कभी भी ओवरफिटिंग नहीं होगी। ओवरफिटिंग ना होने की क्या वजह हो सकती है, कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि किसी भी मॉडल के पास पूरा ट्रेनिंग डेटा है ही नहीं। किसी भी मॉडल के पास कोई पूरा ट्रेनिंग डेटा है ही नहीं, तो कभी भी यहां पे ओवरफिटिंग होगी ही नहीं। ठीक है, और यहां पर सबसे बढ़िया यह है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि एक मॉडल खराब परफॉर्म करे, लेकिन हो सकता है ये अच्छा परफॉर्म करे, ये अच्छा परफॉर्म करे, ये अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा हो सकता है कि ये और ये खराब परफॉर्म करे, लेकिन ये दोनों अच्छा परफॉर्म करे। तो थिंग्स कैन बी बेटर आउट। ठीक है, तो यहां पर जनरलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी मॉडल के पास पूरा ट्रेनिंग डेटा ही नहीं है, तो कभी भी कोई ओवरफिट कर ही नहीं सकता। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि एक या दो मॉडल खराब परफॉर्म करें, लेकिन बाकी 3-4 मॉडल बढ़िया परफॉर्म करें, देन ऑब्वियसली हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस एक सिंगल मॉडल से बेटर होगी। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। सो ठीक है, तो दिस इज एक वेरी गुड थिंग। तो यहां पे आप कह सकते हो कि यहां पे आपको हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। बट क्या एक प्रॉब्लम भी इसमें नजर आ रही है एनीवन? क्या इसमें एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी कभी? मतलब लाइक वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिट्स। और उसका टेक केयर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसमें एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी कभी। किसी के दिमाग में आई ये बात, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा भी हो सकता है इसके साथ। देख लिया, बहुत बढ़िया है, अच्छे से परफॉर्म करेगा। मोर मॉडल्स, कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन तो बढ़ेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। मतलब प्रॉब्लम नहीं है वो। एक दिक्कत ये हो सकती है हाँ, कि आप सबसेट ऑफ डेटा दे रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने छोटे सबसेट दे दो, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा ही जनरली मान लीजिए 1000-1200 पॉइंट का है, तो देन इन दैट केस वी हैव टू इंश्योर कि ट्रेनिंग डेटा इतना छोटा सबसेट्स ना क्रिएट हो जाए कि हमारे मॉडल पैटर्न को ही ना समझ पाए। कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स ना आ जाए कि हमारा जो मॉडल है वही पैटर्न को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, सबसेट ये भी हो सकता है सबसेट बैलेंस नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें हमें इसमें ध्यान में देनी होंगी कि सबसेट अगर बैलेंस नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बैलेंस मतलब मैंने आपको समझाया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए के अंदर देखूं तो वहां डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। मतलब भारत देश को वो बोलते हैं कि भारत देश में डिस्क्रिमिनेशन है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन है। बट यूएसए में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक्स के अगेंस्ट, और बाकी लोगों के अगेंस्ट भी, इंडियंस के अगेंस्ट भी शायद होता ही है, जैसे न्यूज दिखाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या सीन है, बट फिर भी अगर आप देखो तो वहां पे बहुत ज्यादा बायस है। तो अगर कोई अमेरिकन उस डेटा को क्रिएट करेगा तो उसके हिसाब से सारे ब्लैक्स क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, तो ऐसा बायस डेटा भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा तो ठीक ठाक है, लेकिन एक पोर्शन आपका सबसेट जो है, एक कोई सबसेट है वो बायस है, तो वो आपको थोड़ा टेकन केयर ऑफ करना पड़ता है। जैसे हम कैसे कर सकते हैं, हम रैंडमली मतलब पहले डेटा को शफल करके फिर दें, या फिर अगर हम देखें कि अगर हम डेटा दे रहे हैं तो स्ट्रैटिफाइड डेटा दें। ये स्ट्रैटिफाइड का मतलब हमने देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1500 पॉइंट्स हैं, जिसमें लेट्स से रीडिंग्स जो हैं, क्रिमिनल्स की रीडिंग्स जो हैं वो 1200 क्रिमिनल्स जो ब्लैक्स हैं और 300 क्रिमिनल्स वाइट्स हैं। तो इन दैट केस वी हैव टू मेक श्योर कि हर एक सबसेट में इक्वल ब्लैक्स और व्हाइट्स का डेटा जाना चाहिए, जिससे बाइजिंग ना हो किसी केस में। सो ये तो सब बढ़िया लग रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है कि परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगी ही, बट इट हैज सम प्रॉब्लम कि इट मे लीड टू अंडरफिटिंग। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बिकॉज, और इसको हम कैसे टेकन केयर ऑफ करेंगे? टू टेक केयर ऑफ दिस, आपके सबसेट थोड़े बड़े होने चाहिए, अच्छे खासे होने चाहिए, जिससे हम आराम से चीजों को देख पाए। ठीक है ना? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला शायद? मैंने तो फैक्ट ही बोला जो मुझे लगता है, पता नहीं अब आपको नहीं लगता हो तो मुझे नहीं पता, बट आई फील कि
अमेरिका और यूरोप के अंदर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है भारत देश से, मुझे ऐसा लगता है। बट हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वहाँ गए हो, तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो न्यूज़ में जो देखता हूँ वही, मैं कभी गया तो नहीं हूँ, बट व्हाट आई फील आई से। बट ठीक है, अगर ऐसा आपको लगता है ऑफेंड मत होना भाई, ऐसा हो सकता है नहीं हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वहाँ की सोसाइटी कैसी है, बट जैसा हम न्यूज़ में देखते हैं वैसा मैंने बताया, हो सकता है ऐसा ना हो, आई डोंट नो। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, उसमें कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए, सो यहां से हम आगे चलते हैं। तो इट मे लीड टू, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट मे लीड टू दिस प्रॉब्लम, और ऐसा भी हो सकता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट सबसेट्स such that the proportion of all class of data the proportion of all class of data in each subset should be same as that of original data। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर हमारे पास ओरिजिनल डेटा में क्लास 1 और क्लास 0 के पॉइंट्स 3:1 के रेशियो में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1000 पॉइंट है तो 333 पॉइंट्स हमारे क्लास 1 के, ठीक है, सॉरी 250 पॉइंट्स हमारे क्लास 0 के हैं और 750 पॉइंट्स क्लास 1 के हैं। तो बिल्कुल इसी रेशियो में अगर आप कोई सबसेट्स बना रहे हो तो सेम रेशियो ऑफ क्लास 1 क्लास 0 मेंटेन होना चाहिए इन द सबसेट्स एज वेल एज इन द ओरिजिनल डेटा। इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग स्ट्रैटिफाइड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपको याद होगा मैंने क्रॉस वैलिडेशन के केस में ये बात आपको बताई थी। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों ने देखी थी, ठीक है ना। ठीक, अब उसको थोड़ा चेक करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब ऐसा हम रिग्रेशन के केस में ऐसा नहीं कह सकते, बट इफ यू वांट टू चेक हम वेरिएंस को चेक कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो रिग्रेशन के केस में हम ये कर सकते हैं कि हम शफल करके आराम से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। मतलब उसमें चेक करना थोड़ा मुश्किल है, बट क्लासिफिकेशन वाले केस में चेक करना थोड़ा आसान हो जाता है। इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन रिग्रेशन के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब इफ यू वांट टू थोड़ा कंप्यूटेशन हम एक्सटेंड करके कि यार अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो वो सारे ग्रुप के पॉइंट्स एक साथ ना चले जाएं, डिस्ट्रीब्यूट होके जाएं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो एनसेम्बल मेथड कभी ओवरफिटिंग, एनसेम्बल मेथड ओवरफिटिंग नहीं कर सकती क्योंकि पूरा डेटा ही नहीं है किसी भी मॉडल के पास, तो ओवरफिट करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा इस केस में, ठीक है। ओवरफिट नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि कोई पूरा डेटा ही नहीं है किसी एल्गोरिदम के पास, तो कोई भी एल्गोरिदम ओवरफिट नहीं कर पाएगी, ठीक है। ओवरफिटिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है एक तरह से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हम लोगों ने देख लिया, हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे रिजल्ट्स को वो भी हमने देख लिया। यहां पर हम एवरेजिंग कर सकते हैं दोस्तों, रिग्रेशन के केस में हम लोग ये भी कर सकते हैं, वी कैन हैव द फाइनल वाई हैट्स इक्वल टू वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिग्रेशन वेटेड एवरेज कैसे भाई, ऐसा हो सकता है ना कि सबके सबसेट्स इक्वल ना हो, ऐसा हो सकता है इसमें 250 एलिमेंट्स हो, इसमें 300 एलिमेंट हो, इसमें 400 एलिमेंट हो, इसमें 100 एलिमेंट हो, तो इन दैट केस हम वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज आई होप आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बट विल सी, इसको हम लोग देखेंगे अभी। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, तो आई होप आप लोगों को ये एनसेम्बल लर्निंग वाली बात समझ में आई है, ठीक है ना। ओके, सो ऑब्वियसली दिस मेक्स द मॉडल मोर जनरलाइज्ड, ठीक है ना, एंड दस द टेस्ट एरर एंड ट्रेन एरर दोनों ही डिक्रीज होते हैं जनरली अगर हम अच्छे से डेटा को स्प्लिट करके दें तो, नहीं तो किसी किसी केस में जैसा हमने देखा बाइस इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, बाइस इंक्रीज भी हो सकता है अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते। तो अगर हम अच्छे से सबसेट्स को सॉल्व करके देते हैं, ठीक है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबसेट्स को, तो दोनों ही डिक्रीज होंगे। ठीक है, बोथ विल डिक्रीज और हमें एक अच्छा मॉडल क्रिएट होके मिलेगा। ठीक, जनरली हम यही बात करेंगे। सो वेरिएंस तो हमेशा डिक्रीज ही होगा, क्योंकि ये कभी भी ओवरफिट नहीं कर सकता इस केस में, बिकॉज नो मॉडल has access to old data, so no chance of overfitting। overfitting तो नहीं होगा यहां पे। ठीक है ना, नहीं वेटेड एवरेज ऐसे करना है, डिस्टेंस वाला नहीं करना है, वेटेड एवरेज ही बता देता हूं। वेटेड एवरेज की बात भी कर लेते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए हमारे पास एक, मान लीजिए डेटा है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारे पास कोई सबसेट्स है, इसमें टोटल जो डेटा है वो 1000 पॉइंट का है। यहाँ पर हमने 400 पॉइंट दिए, यहाँ पर 300 पॉइंट दिए, यहाँ पर 150 पॉइंट दिए। वैसे ऐसा करेंगे नहीं, मतलब ये तो काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे 150 पॉइंट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग एल्गोरिदम्स हमने ट्रेन करी, अलग अलग एल्गोरिदम्स ट्रेन करी, फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री, KNN और लीनियर रिग्रेशन। और यहाँ पे हमें y इसका प्रेडिक्ट करना है। तो अगर हम वेटेड एवरेज की बात करेंगे तो y हैट विल बी 400 इंटू y1, 300 इंटू y2, 150 इंटू y3, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है ना, इस तरह से हम इसका वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इस तरह से हम इसका वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो यार आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, वो वेटेड डिस्टेंस वाली बात अलग थी। ठीक है, चलिए 1 मिनट दीजिएगा, लैपटॉप का चार्जर लगा दो, चैट बंद हो जाएगी। ओके, सो ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये चीज़ यहीं पर लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डेटा है, सबसेट्स क्रिएट करें, मॉडल्स क्रिएट करें। इन सब मॉडल्स को बोला जाता है वीक लर्नर्स, याद रखिएगा ये पॉइंट। दीज मॉडल्स आर कॉल्ड वीक लर्नर्स। आर कॉल्ड वीक लर्नर्स। वीक लर्नर्स क्यों? क्योंकि इनके पास पूरा डेटा ही नहीं है, तो तुम क्या ही रट के आओगे। तो ये बात ऐसी कुछ हो गई, मान लीजिए कि 4-5 बच्चे हैं जिनको एक एग्जाम देना है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सिलेबस सब में बांट दिया, तो सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है, थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आती हैं। तो ऐसा कुछ आप कह सकते हो। ठीक है ना, सो ऑल दीज मॉडल्स आर कॉल्ड द बेस्ड लर्नर्स और वीक लर्नर्स। ठीक है, दोनों वर्ड यूज होते हैं, बेस्ड लर्नर्स या वीक लर्नर्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द बेस्ड लर्नर्स और वीक लर्नर्स। ठीक है, सो दीज बेस्ड लर्नर्स कैन टेक डिफरेंट एल्गोरिथम्स, अलग अलग एल्गोरिथम चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड ऑल्सो वी कैन गिव देम डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा, वो तो हम देते ही हैं ऑब्वियसली, सबसेट्स तो हम अलग अलग देते ही हैं उनको। ठीक है ना, ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द वीक लर्नर्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ ही था, मैंने देखा नहीं। ओके, ठीक है ना, चलिए आगे चले। ग्रेट, अब यहां पर दो चीजें हैं दोस्तों, बैगिंग एंड बूस्टिंग। ठीक है, बैगिंग एंड बूस्टिंग दोनों चीजें हम समझते हैं दोस्तों। बूटस्ट्रैपिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, वो बैगिंग का ही एक पार्ट आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो चीज मैंने अभी तक आपको समझाई वो बैगिंग है एक तरह से। ठीक है, जो चीज मैंने अभी तक आपको समझाई वो बैगिंग टेक्निक है। ठीक है, सो इसको पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद फिर हम इसको बारे में कुछ लिख लेंगे। लेकिन जो भी चीज अभी तक मैंने आपको एनसेम्बल लर्निंग के बारे में बताई है, एक तरह से मैं आपको बैगिंग टेक्निक ही बता रहा था। ठीक है ना, सो
whatever we have learned about the ensemble learning, तो एक तरह से मैंने आपको ये बैगिंग टेक्निक ही बताई है। ठीक है, देखिए इसको जल्दी से देख लेते हैं, आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे हम क्या करते हैं, सो बैगिंग टेक्निक इन बूटस्ट्रैपिंग मल्टीपल सबसेट्स आर क्रिएटेड। आप अलग अलग सबसेट्स क्रिएट करते हो दोस्तों, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा विद इक्वल ट्यूपल्स। ट्यूपल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूपल्स? ट्यूपल्स मतलब ग्रुप, ठीक है। ट्यूपल्स वर्ड कभी कभी आपको शायद मैथमेटिक्स में यूज करने को मिल जाएगा, लीनियर अलजेब्रा में बहुत यूज होता है ट्यूपल्स, लेकिन आप ट्यूपल्स मतलब ग्रुप, आप ग्रुप कह सकते हो। सो इक्वल ग्रुप या इक्वल नंबर्स, तो सबसेट जो है वो सब इक्वल साइज के हैं, ठीक है ना। सो हम ओरिजिनल डेटा सेट में से विद इक्वल ट्यूपल्स सेलेक्टिंग द ऑब्जर्वेशन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1200 पॉइंट्स हैं, मुझे 500 पॉइंट्स के ये 4 सेट्स बनाने हैं। तो 4 सेट्स जब बनाऊंगा तो मैं रैंडमली उसको शफल करूंगा, 500 पॉइंट्स इसको दे दूंगा, फिर रैंडमली शफल करूंगा, 500 पॉइंट्स इसको दे दूंगा, फिर इसको दे दूंगा, फिर इसको दे दूंगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पॉइंट्स जो इसके पास हैं वो इसके पास भी हों, मतलब कुछ पॉइंट्स जरूरी है कि कॉमन हो सकते हैं दोनों के या इन सब के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर 1200 पॉइंट्स है मेरे पास और मुझे यहां पर लेट्स से 4 लोगों को या 4 सबसेट क्रिएट करने, तो मैं 4 सबसेट 300 के बनाऊंगा और वो सब अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है। मैं यहां पर हो सकता है 1200 में से 600 के सबसेट्स क्रिएट करूं इक्वल नंबर्स के, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो यहां पर हो वो इसके साथ भी हो, कॉमन हो, कुछ यहां पर भी हो, कुछ यहां पर भी हो, ऐसे कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स पॉसिबल हैं, तो वही मतलब है इसका। तो इसका मतलब यहां पर हमारे सबसेट जो है वो इक्वल साइज के होंगे, और साथ में दोस्तों यहां पर डेटा सब में कॉमन भी हो सकता है। सारा डेटा कॉमन नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स कॉमन होंगे। पॉइंट्स कैन रिपीट इन सबसेट्स, ठीक है। पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। ये बूटस्ट्रैपिंग का केस है, ये बूटस्ट्रैपिंग की कहानी है, ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग की कहानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बैगिंग की बात करेंगे, जो मैं आपको समझा रहा था कि जो भी हमने अभी तक समझा है वो बैगिंग टेक्निक है। सो बैगिंग के अंदर हम सबसेट्स का साइज भी अलग अलग रख सकते हैं, बट इतनी माइन्यूट डिटेल कोई आपसे पूछेगा नहीं, इट जस्ट फॉर कि हाँ सर ठीक है क्या होता है। तो बैगिंग टेक्निक जितना भी मैंने आपको बताया वो बैगिंग टेक्निक बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग शफल करके डेटा देते हैं, लेकिन डेटा हम अलग अलग भी दे सकते हैं, 400 300 150 अलाउड है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बैगिंग टेक्निक इज। सो बैगिंग टेक्निक के अंदर हम सबसेट्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग साइजेस के, ठीक है, अलाउड है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे पास सबसेट्स आ गए। सबसेट्स आने के बाद हम सभी सबसेट्स को उनकी एल्गोरिदम्स को दे देते हैं। एल्गोरिदम्स कोई भी हो सकती हैं, वी कैन हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स, और यहाँ पर पैरेलल लर्निंग हो जाती है। पैरेलल लर्निंग मतलब सबसेट आ गया तो इस एल्गोरिदम को दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो और इसको दे दो, पैरेलल लर्निंग हो जाएगी और हमारी चारों एल्गोरिदम या जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं वो सब लर्न हो जाएंगी पैरेलली। तो वही लिखा हुआ है दोस्तों, द बेस मॉडल इज क्रिएटेड ऑन ईच ऑफ द सबसेट्स। मैंने बता दिया कि उसको हम वीक लर्नर या बेस लर्नर कहते हैं। ईच मॉडल इज लर्नड इन पैरेलल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। और फाइनल प्रेडिक्शन हम कैसे निकालते हैं, या तो एवरेजिंग करके या वेटेड एवरेज करके, या फिर अगर हम बात करें मैक्सिमम वोटिंग करके इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैगिंग टेक्निक। क्या है, सबको क्लियर है कि नहीं? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? Why points can repeat, does it help? देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, अगर फॉर एग्जांपल आयुष भैया मैं आपसे कहता हूं कि यही बात मैं पीछे समझा रहा था आपको, अगर मैं आपसे कहता हूं कि
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट्स से 10,000 पॉइंट्स का डेटा है और मुझे 10 मॉडल्स क्रिएट करने हैं, 10 मॉडल्स, ठीक है। आई हैव टू क्रिएट द एनसेम्बल ऑफ 10 मॉडल्स, 10 मॉडल्स मुझे क्रिएट करने या 10 बेस लर्नर्स क्रिएट करने हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स को रिपीट ना करूं तो मैं सबको 1000 पॉइंट्स दे पाऊंगा, और 1000 पॉइंट्स अगर मैं किसी मॉडल को देता हूं तो वो मॉडल किस केस में जा सकता है, वो उस केस में हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कौन सी प्रॉब्लम भैया? जो हमने अभी डिस्कस भी करी थी कि ऐसा हो सकता है कि एनसेम्बल लर्निंग की वजह से, ठीक है, एनसेम्बल लर्निंग की वजह से, कहां गया भाई, यस, एनसेम्बल लर्निंग की वजह से हमारा मॉडल अंडरफिट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं है। 10,000 पॉइंट में से आपने सिर्फ 1000 पॉइंट उसको दिए हैं, तो मिनिमम आपको कम से कम 1/3 ऑफ द डेटा या 1/4 ऑफ द डेटा तो देना चाहिए। मतलब करीब 2,500 या 3,000 पॉइंट्स तो देने ही चाहिए, जिससे एक ओवरव्यू तो मिल जाए उसको, मॉडल को। तो अगर मुझे लेट्स से 10,000 पॉइंट्स में से 2,500 पॉइंट अगर किसी मॉडल को देने हैं, और अगर मैं पॉइंट्स को रिपीट ना करूं, तो ऐसा हो जाएगा कि मैं सिर्फ 4 ही सबसेट्स या 4 बेस लर्नर्स क्रिएट कर पाऊंगा। लेकिन मुझे 10 बेस लर्नर्स क्रिएट करने, तो हम ये बोलेंगे कि यार हमें तो सबसेट्स देने हैं ना डेटा के। तो ऐसा नहीं है कि हम सबको अलग अलग दें, हम सबको वी कैन गिव सबसेट्स, बड़े सबसेट्स भी दे सकते हैं, 2,500-3 हज़ार के सबसेट्स भी दे सकते हैं, और सब में हम शफल कर करके डेटा देंगे, जिससे कुछ पॉइंट्स रिपीट भी होंगे सबके अंदर। सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है ना? ओके, हाँ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो, देखो इस बात को आप समझने की कोशिश करना, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, लेट्स से वी हैव 1 लाख पॉइंट्स, ठीक है, हमने भारत देश का इलेक्शन करवाया और 1 लाख लोगों से हमने पूछा कि आपने किसको वोट दिया। लेकिन अब आप सोचिए, 1 लाख पॉइंट्स अगर मेरे पास हैं, तब भी मुझे वो कम पड़ जाएंगे, वो पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे, क्योंकि डायमेंशंस बहुत ज्यादा होंगी उसके अंदर। सोच के देखिए इस बात को कि अगर मैं 1 लाख पॉइंट्स है मेरे पास, वी हैव 1 लाख पॉइंट्स, और मेरा मन कर रहा है कि यार मैं सबको 1-1 लाख पॉइंट दे देता हूं, 10 मॉडल्स क्रिएट कर लेता हूं, अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे। बट हो सकता है कि वो 10,000 पॉइंट, या मान लेते 10,000 पॉइंट्स हमारे कम पड़ सकते हैं किसी मॉडल के केस में, अगर हमारे डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं तो, ठीक है। डायमेंशंस अगर बहुत ज्यादा हैं तो 10,000 पॉइंट्स भी किसी एल्गोरिथम को कम पड़ सकते हैं, क्योंकि डायमेंशंस अगर ज्यादा होंगे तो 10,000 पॉइंट्स स्पार्स होंगे एक दूसरे से, मतलब बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। देयर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो इन दैट केस एल्गोरिथम को लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा मकसद एनसेम्बल लर्निंग में सिर्फ इतना है कि कोई भी मॉडल के पास पूरा डेटा ना जाए, 40%, 30%, 50% तक डेटा चला जाए, और सब मॉडल्स अपना अपना अंदाजा लगा लें, एक मॉडल क्रिएट कर लें, एक प्रेडिक्शन क्रिएट कर लें, और ओवर फिटिंग ना हो। दैट्स आवर मोटिव। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम सबको अलग अलग डेटा देना है, नहीं, ये मोटिव नहीं है हमारा, ठीक है ना। देखिए आप लोग ना एक पर्टिकुलर केस को समझना चाहते हो, मतलब एक पर्टिकुलर केस के पीछे देख रहे हो कि सर अगर डेटा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं, और जनरल केसेस में हमें ऐसा मॉडल चाहिए जो ओवरफिट ना करे, बट उसकी प्रेडिक्शन अच्छी हो। ऐसा नहीं हो कि बेकार मॉडल क्रिएट हो जाए। अब देखिए दोनों में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू थिंक कि ठीक है, एक बूस्टिंग टेक्निक है जिसके अंदर हमें बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक है जिसमें हम सभी सबसेट इक्वल साइज के ले रहे हैं, और यहां पर बैगिंग टेक्निक है जहां पर हम अलग अलग साइज के सबसेट भी ले सकते हैं। तो ऐसा आप ये कह सकते हो कि आपकी नज़र में अगर किसी डिज़ाइनर को, अगर किसी कोडर को लगता है कि यार लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो बड़ी बेकार टेक्निक है, या लीनियर रिग्रेशन तो बड़ी बेकार टेक्निक है, बट फिर भी हमें यूज़ करना है, अपने बेस लर्नर उसको बनाना है, तो देन इफ द कोडर थिंक्स कि यार कोई एल्गोरिदम बेकार है, तो हो सकता है वो अब उसके सबसेट के साइज को रिड्यूस कर दे कि यार इसको बड़ा सबसेट नहीं देते क्योंकि बेकार एल्गोरिदम है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं, तो KNN को ज्यादा डेटा सेट चाहिए होगा फॉर परफॉर्मिंग गुड, तो किसी सबसेट को आप बड़ा साइज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट फ्रीडम वी हैव इन द बैगिंग टेक्निक, बाकी टेक्निक आप देखो बिल्कुल सही है, पूरी तरह से वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई। मतलब आप सबसेट्स अलग अलग कर सकते हो, शफल करके सबसेट दे सकते हो, सबका साइज अलग अलग हो सकता है, और सब में पॉइंट्स रिपीट कर सकते हैं, पैरेलली रनिंग करेंगे, और फाइनली वाई प्रेडिक्ट हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हमने यहाँ पर देखी।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द बूस्टिंग टेक्निक। द बैगिंग देख लिया, बूस्टिंग को समझते हैं दोस्तों। तो बूस्टिंग को समझाता हूं आपको थोड़ा बस इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो ये एक डायग्राम है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर यहां पे इस डायग्राम पे आता हूं। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो हमारे पास अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। बूस्टिंग टेक्निक, तो बूस्टिंग टेक्निक क्या होता है दोस्तों? बूस्टिंग टेक्निक ये होता है कि हम करते तो वही है, हमारे पास अलग अलग लर्नर्स हैं, वी हैव मेनी लर्नर्स। एल्गो 1, एल्गो 2, एंड सो। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटा था दोस्तों, पूरा पूरा वी हैव द कंप्लीट डेटा। ठीक है, और इस डेटा को हम सबसे पहले इसका एक सबसेट क्रिएट करते हैं। इस डेटा में से सबसे पहले एक सबसेट क्रिएट करते हैं, किसी भी साइज का हो सकता है जो आपको मन करे। हमने एक सबसेट क्रिएट किया और इस सबसेट से इस एल्गोरिदम को ट्रेन कर लिया। ठीक है, एल्गोरिदम ट्रेन हो गई। एल्गोरिदम को ट्रेन करने के बाद हम इस एल्गोरिदम को पूरे डेटा सेट के ऊपर, अपने पूरे डेटा के ऊपर रन करते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, तो एल्गोरिदम ट्रेन हो गई दोस्तों, ट्रेन द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को ट्रेन करने के बाद वी रन द एल्गो ऑन द डेटा, पूरे डेटा पे, सबसेट के नहीं, पूरे डेटा पर, ऑन द कंप्लीट डेटा। ठीक है, पूरे डेटा पर हम उसको रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स पर इस एल्गोरिदम ने एरर करी है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमने इस एल्गोरिदम को लर्न कर लिया, सबसेट क्रिएट कर लिया, सबसे रैंडमली क्रिएट किया है, एल्गोरिदम रन करी, एल्गोरिदम ट्रेन हो गई। एल्गोरिदम की ट्रेनिंग के बाद अब हम क्या करते हैं, इस एल्गोरिदम को पूरे डेटा पर रन करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पर इस एल्गोरिदम ने एरर करी है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स पर यह एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ऐसा करने के बाद नाउ थोड़ा छोटा पेन कर दूं, थोड़ा पेन पतला कर दूं। ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्गोरिदम जो हमारी एल्गोरिदम क्रिएट हुई है, द एल्गोरिदम इज रन ऑन द होल डेटा टू फाइंड आउट points on which algo 1 is making error। algo 1 is making error, कौन कौन से पॉइंट्स पे algo 1 एरर कर रही है। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स पे एरर कर रही है algo 1, उन पॉइंट्स को एक वेट दे दिया जाता है, उन पॉइंट्स को एक वेट दे दिया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं उन पॉइंट्स के वेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ऐसा कहता हूं कि यहां पे हमारे पास ये डेटा है और डेटा पॉइंट्स के हर एक पॉइंट को हमने एक वेट दे दिया, लेट्स से 1। हैड सम वेट दैट इज 1। तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ, टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन विच द एल्गोरिथम इज मेकिंग एरर, तो जिन पॉइंट्स पे एरर दे रही होती है उनका वेट इंक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज द वेट of the points which are in error। ठीक है,
तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब हम यहां पर सबसे पहले हमने कोई सबसेट क्रिएट किया, पहला तो रैंडमली क्रिएट होता है, एल्गोरिदम 1 हमने लर्न करी, ट्रेन कर ली, उसके बाद पूरे को हम इस डेटा पर रन करते हैं। तो हम देखते हैं कि यार कौन कौन से पॉइंट्स एरर पे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स एरर में जाएंगे या एल्गोरिदम 1 उन पॉइंट्स पे एरर दे रही है, उन पॉइंट्स का वेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब वेट को इंक्रीज करने से क्या होगा दोस्तों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एल्गोरिदम 2 की बारी आई। अब हम एल्गोरिदम 2 के लिए सबसेट क्रिएट करेंगे। अब यहां पर जो सबसेट क्रिएट किया जाएगा दोस्तों, वो रैंडमली नहीं किया जाएगा। अब जो यहां पर सबसेट क्रिएट किया जाएगा, वो उन पॉइंट्स को रखा जाएगा जिनका वेट ज्यादा होगा, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम 1 कुछ पॉइंट्स पे गड़बड़ कर रही है, तो हमें अब उन गड़बड़ वाले पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए एल्गोरिदम 2 के सबसेट में हम वो पॉइंट्स को रखे जाएगा जिनका वेट हाई होगा। तो उन पॉइंट्स को रखा जाएगा जिनका वेट हाई होगा, तो जिनका वेट बड़ा होगा उनको यहां पर रखा जाएगा और फिर एल्गोरिदम 2 की ट्रेनिंग की जाएगी। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? जल्दी से बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू या नहीं? क्या ये बात सबको समझ में आई दोस्तों? उसके बाद दोस्तों फिर से अब एल्गोरिदम 2 को और एल्गोरिदम 1 दोनों को ही रन किया जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब उसके बाद हम एल्गोरिदम 2 की ट्रेनिंग हो गई। नाउ एल्गो 2 इज रन ऑन द डेटा। अब क्या करेंगे दोस्तों, नाउ एल्गो 1 एंड एल्गो 2 आर रन ऑन डेटा। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे y प्रेडिक्टेड निकाल लेंगे। y प्रेडिक्टेड आपको पता है, या तो y1 मतलब इसकी, और y2 मतलब इसकी एवरेज निकाल लो, या फिर मेजॉरिटी वोटिंग हम कर लो, जो भी आप करो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहां पर अब y हैट मिल जाएगा यूजिंग द टू एल्गोरिदम्स। देन अगेन जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे होल डेटा पर, या पूरे डेटा के ऊपर कंपैरिजन किया जाएगा, जिसमें ये दोनों अब एरर दे रही हैं, उनके वेट्स को इंक्रीज किया जाएगा और उसको एल्गोरिदम 3 पे दिया जाएगा। क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए, क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया दोस्तों? क्या चैट बंद हो गया है? ऐसा लग रहा है क्या मुझे? चैट ही बंद हो गई थी शायद। क्या चैट बंद हो गई? क्या चक्कर है यार, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हेलो, ओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या यार, चैट बंद हो गई? क्लास तो चल रही है बट चैट बंद हो गई, राइट?
ओके, बट ठीक है, एक बार देखिए क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया दोस्तों, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रैंडम सबसेट हम बनाएंगे, एक रैंडम सबसेट क्रिएट करेंगे, ठीक है, रैंडम सबसेट क्रिएट करेंगे, एल्गोरिदम 1 उसको दे देंगे, एल्गोरिदम 1 ट्रेन हो जाएगी, फिर हम उसको चेक करेंगे अपने डेटा के ऊपर। तो जो भी जिन पॉइंट्स पर एरर होगी, जिन पॉइंट्स पे एरर होगी उन पॉइंट्स का वेट इंक्रीज कर देंगे, और जिन पॉइंट्स पे एरर कम होगी या एरर नहीं होगी उनके वेट को डिक्रीज कर देंगे या उनके वेट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हम यहां पर करेंगे। अब जिन पॉइंट्स का वेट इंक्रीज हुआ है दोस्तों, तो उसको पकड़ेंगे और एल्गोरिदम 2 को दे देंगे। ठीक है, एल्गोरिदम 2 को दे देंगे। अब एल्गो 2 को ट्रेन कर लेंगे हम लोग। अब एल्गो 1 एल्गो 2 दो एल्गो आ गई हमारे पास। अब उन दोनों का वाई, हम जो फाइनल वाई प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों को अब हम डेटा पर रन करेंगे, जो फाइनल वाई आएगा, फाइनल वाई कैसे निकालते हैं, या तो मैक्सिमम वोटिंग से या एवरेजिंग से, दोनों से हम करेंगे। ठीक है ना, तो दोनों से अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब दोनों मिलके कौन कौन से पॉइंट्स पे एरर दे रही हैं। जिन पे ये दोनों मिलके एरर दे रही हैं उनके वेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिन पे ये एरर नहीं दे रही उनके वेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से जिनका वेट ज्यादा होगा उनको एल्गो 3 को दिया जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद एल्गो 1 एल्गो 2 एल्गो 3 तीनों का कंबाइन वाई निकालेंगे। ठीक है, वाई हैट निकालेंगे, और उसके बाद जिनमें एरर होगी फिर उनके वेट को बढ़ाया जाएगा, और जिनमें एरर नहीं होगी उनके वेट को डिक्रीज किया जाएगा। इस तरह से ये एक सीक्वेंशियल टेक्निक है, ये एक सीक्वेंशियल टेक्निक है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी चार्ट नहीं चल रहा है तो विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट टुमारो, इसको मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, अभी हम इसको रीड कर सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छे से ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको मैं रीड कर देता हूं, और इसके बाद हम इसको कल फिर से एक बार जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा बूस्टिंग टेक्निक है, ये सीक्वेंशियल होती है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हम एल्गो 1 कर रहे हैं, फिर उससे एरर को चेक करके हम वेट्स डिसाइड कर रहे हैं, फिर एल्गो 2 ट्रेन हो रही है, फिर एल्गो 1 एल्गो 2 दोनों को कंबाइन करके चेक कर रहे हैं, फिर जो भी एरर आ रही है फिर उससे वेट डिसाइड हो रहा है, और उसको हम एल्गो 3 में यूज कर रहे हैं। सो एक बार देखिए, सो सैंपल जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट आर असाइन द सेम वेट। तो इनिशियली हम सबको सेम वेट दे देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, These samples are used to train a homogeneous weak learner or the base learner, किसी भी एक मॉडल को हम इसको ट्रेन करा लेते हैं। The prediction error from the sample is calculated। ठीक है, तो हम अपने एल्गोरिदम को पूरे डेटा पर रन कराते हैं। द ग्रेटर द एरर, अगर हम रिग्रेशन की बात करेंगे तो जितना ज्यादा एरर होगा उतना ज्यादा वेट हम इंक्रीज करेंगे उस डेटा पॉइंट का। ठीक है, सो द ग्रेटर द एरर द वेट ऑफ द सैंपल इंक्रीजेस, जितना ज्यादा एरर होगा उतना ज्यादा वेट इंक्रीज करेंगे रिग्रेशन के केस में। लेकिन क्लासिफिकेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन के केस में अगर एरर है तो यूनिफॉर्मली हमें इंक्रीज करना होगा। ओके, so hence the samples become more important for training the next base model। जिनमें एरर थी दोस्तों उनको यूज करेंगे हम नेक्स्ट मॉडल में, उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है क्योंकि उनमें हमारा पहला वाला एल्गो एरर दे रहा है। उसके बाद दोस्तों द इंडिविजुअल लर्नर इज वेटेड टू, अच्छा हाँ ये बात हमने देख ली दोस्तों। तो ये इसके आगे हमने देखा कि सारे के सारे हम अपने एल्गोरिदम्स को इस तरह से लर्न करते चले जाएंगे और वेट्स देते चले जाएंगे या वेट्स इंक्रीज डिक्रीज करते चले जाएंगे। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और होता है कि हम अपने ट्रेनिंग डेटा को तो वेट दे ही रहे हैं, लेकिन मॉडल्स को भी वेट देते हैं यहां पर। ठीक है, मॉडल्स को भी वेट दिया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि भाई ये वाला मॉडल तो बिल्कुल ही बेकार है, इसने तो बहुत सारे पॉइंट्स पे एरर दिया, इसने तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया, तो इसको हम कम वेट दे देंगे। ठीक है, सो इफ अ मॉडल, तो यहां पे मॉडल को भी वेट दिया जाता है, मॉडल के भी प्रेडिक्शन में वेट दिया जाता है। सो मॉडल्स आर ऑल्सो वेटेड। Models are weighted as per their performance। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस पे बेस पे किया जाता है। अगर ये बेकार परफॉर्म कर रहा है तो उसका वेट हम कम कर देंगे, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका वेट हम लेट से, वेट मतलब
फॉर एग्जांपल इसके प्रेडिक्शन को कम इंपॉर्टेंस मिलेगी, इसको हमने 0.1 वेट दिया, ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इसको 0.3 वेट दिया, ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इसको 0.4 वेट दिया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने मॉडल्स को भी वेट देते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, द इंडिविजुअल लर्नर्स आर ऑल्सो वेटेड, जो हमारे लर्नर्स होते हैं दोस्तों उनको भी हम वेट देते हैं। जो बढ़िया काम कर रहा है उसको हम ज्यादा वेट देंगे, सिंपल सी बात है, और जो बेकार काम कर रहा है उसको हम बेकार या बहुत कम वेट देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये काम चलता रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा पूरा एल्गोरिदम। बस ये ध्यान रखिएगा, बूस्टिंग ऑब्वियसली अच्छी है लेकिन कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव है, एंड इट्स अ सीक्वेंशियल टेक्निक, ठीक है, इट्स अ सीक्वेंशियल टेक्निक। बस ये थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये मॉडल, ये पूरी बात समझ में आई है। इसको हम जल्दी से कल रिपीट करेंगे और रैंडम फॉरेस्ट को देखेंगे और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको दोस्तों ये बातें समझ में आई हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।